आज के इस वीडियो में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में हम पूरा यूनिट 4 कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 4 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो यूनिट 4 में हम बात करेंगे पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी टू रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट, जिसमें हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करेंगे, स्ट्रेटेजीज इन द क्लासरूम, पीयर ट्यूटरिंग की बात करेंगे, सोशल लर्निंग की बात करेंगे, बडी सिस्टम की बात करेंगे, रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात करेंगे, मल्टी सेंसरी टीचिंग की बात करेंगे, strategies of evaluation to facilitate inclusion, provision pertaining to appearing in examination for facilitating differently able student। ठीक है, जो सीबीएसई या आईसीएसई के जो नॉर्म्स हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में आज के इस वीडियो में हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करेंगे, सहयोगात्मक अधिगम की बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से एक इंक्लूसिव क्लासरूम में कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज इन द क्लासरूम की कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम की रणनीतियाँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग की, सहयोगात्मक अधिगम होता क्या है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह की लर्निंग जो सहयोग से होती है, मतलब क्लास की बात करें तो बच्चों के सहयोग से, शिक्षक के सहयोग से, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सहयोगात्मक अधिगम या कोऑपरेटिव लर्निंग। दिस इज अ पॉपुलर मेथड ऑफ लर्निंग, कि यह अधिगम की एक लोकप्रिय विधि है। सहयोगात्मक का मतलब क्या होता है, साथ मिलकर सीखना, लर्निंग टुगेदर। अंडर दिस द टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप्स। की टीचर क्या करता है जब टीचर इस मेथड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो उनको छोटे छोटे ग्रुप में बांट देता है। इस ग्रुप इज गिवन सम टास्क विच दे हैव टू कंप्लीट, के प्रत्येक समूह को कुछ कार्य दिए जाते हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है। मान लो 40 की क्लास है, ठीक है, और 5 5 या 10 10 के 40 की 40 स्टूडेंट की क्लास है, 10 10 के 4 ग्रुप में बांट दिया और सबको अलग अलग टास्क दे दिए। अब सब बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, मिलकर जो भी टास्क है उसको पूरा करेंगे। जैसे आपको भी याद होगा, आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो आपको भी इस तरह के ग्रुप में टास्क मिलते थे जिसको आप सब जो आपके ग्रुप मेंबर्स थे सब मिलकर करते थे। तो इसमें भी सेम ही होता है कोऑपरेटिव लर्निंग में, कि बच्चे मिलकर सीखते हैं, लर्निंग टुगेदर। टीचर क्या करते हैं कि क्लास को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते हैं और बच्चों को अपने अपने ग्रुप में जो टास्क उनको मिलता है उसको पूरा करना होता है। इस ग्रुप स्टार्ट सॉल्विंग द प्रेजेंटेड प्रॉब्लम्स एंड कैरिंग आउट एक्टिविटीज। की प्रत्येक समूह क्या करता है, प्रस्तुत जो समस्याएं हैं, जो टास्क है उसको हल करने और क्रियाओं को संपन्न करने का कार्य करता है। प्रत्येक समूह में मिश्रित स्तर की क्षमता वाले शिक्षार्थी होते हैं। मतलब ग्रुप इस तरह से बांटा जाता है कि जो उसमें स्टूडेंट होते हैं, मतलब मिक्स लेवल होता है। मतलब क्या है कि कोई स्टूडेंट आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा होशियार है, कोई थोड़ा सा कम है, कोई उससे भी कम है। तो इस तरह से मतलब जो अलग अलग लेवल्स होते हैं ना एबिलिटी के, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, तो हर ग्रुप में इस तरह से मिक्स बच्चों को डाला जाता है। इन दिस एवरी स्टूडेंट लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड टीचिस ईच अदर। कि इसमें क्या होता है, देखिए इस तरह के ग्रुप में काम करने में क्या होता है कि हर बच्चा एक दूसरे से सीखता है और एक दूसरे को सिखाता है। ग्रुप में हम काम करते हैं तो कभी मान लो 10 का ग्रुप है तो कभी कोई लीड कर रहा है, कभी कोई लीड कर रहा है। आप आपस में बच्चे मिलकर एक दूसरे से सीखते हैं और इसमें किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होता, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता। बच्चे खेल खेल में, मस्ती मजाक में आपस में चीज़ों को सीखते हैं, एक दूसरे से चीज़ों को सीखते हैं और जानते हैं। इट इनेबल देम टू लर्न एंड टीच ग्रुप मेंबर्स। की यह समूह के सदस्यों को सीखने और सिखाने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक सदस्य की सफलता समूह की सफलता पर निर्भर करती है। मान लो अगर एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं, अगर मान लो ग्रुप को सफलता मिली तो मतलब है सभी को सफलता मिलेगी। तो मतलब प्रत्येक बच्चे की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है, ग्रुप की सफलता पे। आपका ग्रुप जीतेगा तभी सब जीतेंगे, ग्रुप सीखेगा तभी सब सीखेंगे। तो यह व्यक्तिगत सफलता की वजह समूह की सफलता पर केंद्रित है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल सक्सेस पे फोकस नहीं किया जाता बल्कि ग्रुप सक्सेस पे फोकस किया जाता है।
अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज इन द इंक्लूसिव क्लासरूम की। समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम की रणनीतियाँ क्या है। तो देखिए, अभी तक आपको ये पता चल गया कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, जहाँ पर बच्चे क्लास में एक दूसरे के सहयोग से आपस में मिलकर सीखते हैं। अब क्लास में किन किन जो अलग अलग रणनीतियाँ हैं, स्ट्रेटजीज है, जिनके द्वारा बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम की कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्सो की बात करेंगे। जिक्सो क्या होता है? स्टूडेंट बिकम एक्सपर्ट इन वन एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक एंड देन शेयर देयर एक्सपर्टाइज विद देयर ग्रुप। कि विद्यार्थी क्या है कि किसी विषय के एक पहलू में विशेषज्ञ बन जाते हैं और फिर अपनी विशेषज्ञता को अपने समूह के साथ साझा करते हैं। इसको आप एक सिंपल सा एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो क्लास है, 30 स्टूडेंट की क्लास है, 40 स्टूडेंट की क्लास है, और हमको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम जानते हैं। कोई मैथ में बहुत अच्छा होता है, कोई सोशल साइंस में बहुत अच्छा होता है, कोई आर्ट में अच्छा होता है, कोई लैंग्वेज में अच्छा होता है। तो मतलब हर बच्चा किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है। तो जब हम जिक्सो की बात करते हैं, तो आप मान लो जैसे आपका एग्जाम्पल है, आप में से कोई मैथ में बहुत अच्छा है। तो मतलब मान लेते हैं कि आज क्लास में ये बच्चा है जो मैथ में एक्सपर्ट है। फिर वो क्या करेगा? जो उसकी जो नॉलेज है मैथ की, वो क्या करेगा? क्लास में बाकी बच्चों के साथ, अपने ग्रुप के बच्चों के साथ शेयर करेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? जिक्सो कहते हैं। कि यहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप जिस फील्ड में अच्छे हो, आप मैथ की नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है, आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे हो, आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे हो, आप लैंग्वेज में बहुत अच्छे हो, तो आप एक एक्सपर्ट के रूप में क्लास में आप सभी बच्चों को उस बारे में बता सकते हो, सिखा सकते हो, समझा सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? जिक्सो। फिर थिंक पेयर शेयर, ये क्या होता है? विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से किसी विषय पर सोचते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक 10 का ग्रुप है, तो बच्चा क्या करेगा? किसी भी विषय पर उनको जो भी टास्क मिलेगा उस पर, उसके बारे में सोचेगा, फिर अपने साथियों के साथ उस पर चर्चा करेगा और अंत में अपने विचारों को कक्षा के सामने साझा करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? थिंक पेयर शेयर। कि एक ग्रुप में मतलब सोचना और उसके बाद उसको सबके साथ शेयर करना। ठीक है। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, लर्नर्स कोलेबरेटिव जनरेट आइडियाज़। की शिक्षार्थी सहयोगात्मक रूप से विचार उत्पन्न करते हैं। मान लो उनको कोई प्रॉब्लम मिल गई, उनको कोई टास्क मिल गया, तो उसके बारे में उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो ग्रुप के सभी लोग उस बारे में सोचते हैं। ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? शिक्षार्थी सहयोगात्मक रूप से विचार उत्पन्न करते हैं ताकि वो जो टास्क है उसको कंप्लीट किया जा सके, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। फिर सर्कल द सेजिस। सर्कल द सेजिस क्या होता है? किसी विषय पर विशिष्ट ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी। जैसे हमने जिक्सो की बात की थी ना, तो इसमें क्या होता है कि मान लो किसी भी विषय पर कोई बच्चा सोशल साइंस में, हिस्ट्री में बहुत अच्छा है, उसका अच्छा ज्ञान रखता हो, तो कोई भी एक बच्चा जो क्लास में, मतलब अलग अलग ग्रुप हैं, तो क्या होता है कि जो बच्चा पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के बारे में ज्ञान रखता है, नॉलेज रखता है, तो उसको क्या करते हैं? एक सर्कल बनाया जाता है, और जो नॉलेजेबल जो स्टूडेंट होता है उसको सर्कल के बीच में लाया जाता है। अब वो क्या करेगा? उस टॉपिक के बारे में सभी बच्चों को बताएगा, समझाएगा। ठीक है। तो इसी का क्या कहते हैं? सर्कल द सेजिस। जो बच्चा एक्सपर्ट होता है, नॉलेजेबल होता है, उसको सेज कहते हैं। ठीक है। तो ग्रुप के वो सर्कल के बीच में आता है, अपनी नॉलेज को शेयर करता है। तो इस तरह से गेम होता है। तो किसी विषय पर विशिष्ट ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी, उसको हम क्या कहते हैं? सेज कहते हैं। उसका चयन अन्य विद्यार्थियों के साथ अपनी विशेषज्ञता को साझा करने के लिए किया जाता है, जो उनके चारों ओर एक समूह बनाते हैं। और जो सर्कल के बीच में जो स्टूडेंट होता है, जिसको सेज कहते हैं, वो अपनी नॉलेज को सबके साथ शेयर करता है। अक्सर आपने कई बार टीवी में भी देखा होगा ना, इस तरह से डांस एक्टिविटी होती है, तो चारों लोग चारों तरफ खड़े होते हैं और बीच में एक डांस करता है, परफॉर्म करता है। नुक्कड़ नाटक में भी इस तरह से ही होता है। तो जब हम सर्कल द सेज कहते हैं, तो स्टूडेंट का एक सर्कल होता है, और उन स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होता है, नॉलेजेबल होता है, वो आता है और अपनी नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर करता है। स्पीड क्विज। स्पीड क्विज क्या होता है? विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को फ्लैश कार्ड दिए जाते हैं और वे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए समूह में काम करते हैं। अक्सर जैसे क्विज कह सकते हैं ना, कि बच्चों के सामने क्विज या क्वेश्चन दिए जाते हैं और बच्चे उनका उत्तर ग्रुप में आपस में चर्चा करके देते हैं। पजल्स पेजेस, पहेली के टुकड़े, अक्सर पजल्स भी होते हैं। अलग अलग ग्रुप हैं, सबको अलग अलग पजल्स दे दिए जाते हैं, बच्चे उसको ग्रुप में उन पजल्स को सॉल्व करते हैं। और कई बार होता है ना कि जो ग्रुप जल्दी सॉल्व कर देगा वो जीतेगा।
1 मिनट पेपर, विद्यार्थी किसी विषय के बारे में अपनी समझ को संक्षेप में बताते हैं। ग्रुप में इस तरह की एक्टिविटीज मतलब दी जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी टॉपिक है, अच्छा 1 मिनट में तुम अपने जो भी विचार है समझ है आप उसको लिखो, तो बच्चा लिख कर उसको अपने ग्रुप में शेयर करता है, पूरी क्लास में शेयर करता है। और कई बार जो सेंटेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाता है और बच्चे मिलकर उसको पूरा करते हैं। और क्लासमेट इंटरव्यू, कई बार क्लास में बच्चे भी आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो विद्यार्थी किसी विषय के बारे में एक दूसरे का साक्षात्कार करते हैं। वीकनेस हो गई, स्ट्रेंथ हो गया, कोई भी चीज़ हो सकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अक्सर ग्रुप में जो टास्क दिए जाते हैं प्रॉब्लम के रूप में दिए जाते हैं, और ग्रुप मेंबर्स उसको मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग स्ट्रेटेजीज है जिसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी किसकी है? कोऑपरेटिव लर्निंग की। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम के चरण क्या हैं। चलो हम बात तो कर रहे हैं कि हम किस तरह से एक इंक्लूसिव क्लासरूम में कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन इसके भी तो कुछ फेजेस होते हैं। तो फेजेस देखते हैं। सबसे पहले प्लानिंग फेज होता है। देखिए, जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले बच्चों को, जैसे हम ग्रुप में मतलब बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? प्लानिंग फेज होगा। प्लानिंग फेज में टीचर भी होंगे, बच्चे भी होंगे, साथ मिलकर डिस्कस करेंगे कि चलो कल की डेट में अगर हम इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, कौन कौन सा ग्रुप बनेगा। अगर मान लो 40 की क्लास है तो 5 का ग्रुप बनेगा, 8 का ग्रुप बनेगा, 10 का ग्रुप बनेगा, कितने का ग्रुप बनेगा। तो सबसे पहले प्लानिंग फेज होता है। ठीक है, प्लानिंग फेज होता है। तो इस चरण के अंतर्गत समूह कार्य किस प्रकार होगा, इसकी योजना बनाई जाती है। क्लास में टीचर बच्चे सब मिलकर इसकी योजना बनाते हैं, क्या टॉपिक होगा, सारे मिलकर इस बारे में योजना बनाते हैं। प्लानिंग फेज हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उस जो भी प्लानिंग किया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस चरण में शिक्षार्थी समस्या पे चर्चा करते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, जो भी टास्क दिया जाता है बच्चे उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। और लास्ट में इवैल्यूएशन फेज, इसमें देखा जाता है कि बच्चों ने जो भी एक्टिविटी के लिए प्लानिंग की गई थी, कितना कहाँ तक सफल रही, बच्चों ने कितना सीखा और कहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम हुई। तो लास्ट में इवैल्यूएशन। तो कोऑपरेटिव लर्निंग के 3 फेजेस होते हैं। अब अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, सहयोगात्मक अधिगम के क्या सिद्धांत है, सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। क्लास में अगर हम देखें तो बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बच्चे अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, तो क्लास में हमें डाइवर्सिटी मिलती है। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग की हम बात करते हैं ना, तो डाइवर्सिटी होती है, लेकिन डाइवर्सिटी के बीच में क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग भी होता है। बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ, भाईचारे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे को के साथ सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, कि अगर मान लो बच्चा ग्रुप में तो सीखता है, अगर 10-10 के ग्रुप बांटे जाएं, तो एक ग्रुप में भी तो हर बच्चों को कुछ काम दिया जाता है कि अच्छा, तो जो हमें टास्क दिया गया है तो 2 बच्चों को ये करना है, इन बच्चों को ये करना है। तो हर बच्चे की अपनी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है अपने काम के लिए। हर कोई अपना काम ईमानदारी से करेगा, तो सब जब मेहनत से काम करेंगे तो ग्रुप सक्सेस होगा। ठीक है, ग्रुप को सफलता मिलेगी। और अगर नहीं करते तो ग्रुप को सफलता नहीं मिलेगी। तो इंडिविजुअल लेवल पे अपने काम के लिए सबकी अकाउंटेबिलिटी होती है और सबको फ्रीडम मिलती है। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप ऑटोनॉमी, की हर ग्रुप को अपने तरीके से अपना काम करने की स्वतंत्रता मिलती है, पावर मिलती है। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें कि सहयोगात्मक अधिगम के क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं, तो इट इंक्रीजेज द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों की उपलब्धि को बढ़ाता है। देखिए, नॉर्मल क्लासरूम में हम देखते हैं ना कि सिर्फ टीचर ही बोलता है, बच्चे सुनते हैं, तो इससे क्या होता है कि लर्निंग बोरिंग होती है। ठीक है, बच्चों को उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। लेकिन जब बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है, बच्चे क्लास में जो टीचिंग लर्निंग है उसमें बच्चों को पूरा भागीदार बनाया जाता है, तो फिर बच्चा लर्निंग में इंटरेस्ट लेने लगता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की जो अचीवमेंट है वो बढ़ती है। विद्यार्थियों के बीच में सकारात्मक संबंध मतलब इससे बनता है, क्योंकि बच्चे ग्रुप में एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सिखाते हैं। तो इट बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप अमंग द स्टूडेंट,
इट एनहेंसिस सोशल स्किल एंड इंटरेक्शन। सामाजिक कौशल और बातचीत को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बच्चे जब ग्रुप में काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है, तो इंटरेक्शन भी होता है, बातचीत भी होती है, तो इससे सोशल स्किल डेवलप होती है। एंड इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स लर्निंग एंड अचीवमेंट, तो इससे विद्यार्थियों की सीखने और उपलब्धि को प्रोत्साहित मतलब किया जाता है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज रिटेंशन, तो इससे क्या होगा, बच्चा जो सीखेगा तो उसकी जो नॉलेज होगी, उसकी जो मेमोरी होगी वो भी बनी रहेगी। बच्चे जो भी सीखेंगे वो उसके उनकी मेमोरी में लंबे टाइम तक होगा। लर्नर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम एंड टू टीच ईच अदर, कि शिक्षार्थियों को एक दूसरे से सीखने और एक दूसरे को सिखाने का अवसर मिलता है। और यहाँ पर जो लर्नर्स की बात करें, ठीक है, पैसिव नहीं होते, बिल्कुल एक्टिव होते हैं क्लास में, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है, तभी ग्रुप को सक्सेस मिलेगी। इट इनहेंसिस द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, के चिंतन कौशल के विकास को बढ़ावा मिलता है। जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, तो बच्चे आपस में मिलकर जब काम करते हैं तो जो भी उनको टास्क मिलता है उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे उनके चिंतन कौशल के विकास को बढ़ावा मिलता है। और आउटकम ऑफ द लर्निंग आर इम्प्रूव्ड, कि सीखने के परिणामों में सुधार होता है, क्योंकि बच्चों की पूरी यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, हर बच्चे को काम करने का अवसर मिलता है, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। तो आउटकम ऑफ द लर्निंग आर इम्प्रूव, कि जब बच्चा अपने मन से सीखेगा, दिल से सीखेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो लर्निंग का आउटकम है, परिणाम है, उसमें सुधार होगा। कुछ लोगों द्वारा महसूस किए जाने वाले गए अलगाव की भावना को कम करता है। अक्सर हम देखते हैं ना क्लास में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों से अपने आप को अलग थलग करते हैं, ठीक है। मतलब क्लास में हम देखते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करना। लेकिन जब इस तरह की ग्रुप एक्टिविटी होती है तो सभी को पार्टिसिपेट करना होता है, सभी को सीखना होता है, सभी को अपने अपने कामों को करना होता है, तो इस तरह की जो आइसोलेशन वाली फीलिंग होती है ना, वो कम होती है। यह विद्यार्थियों के निर्णय लेने, समस्या समाधान, संचार, बातचीत, संघर्ष समाधान, समूह कार्य कौशल, इन सभी के विकास में सहायक है। जब बच्चों को मतलब काम करने का अवसर दिया जाता है, सभी बच्चों को टास्क दिए जाते हैं ना, तो फिर हर किसी का पार्टिसिपेशन होता है, हर किसी को आगे आना होता है, हर किसी को अपने विचारों को प्रकट करना होता है। तो बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, सारी चीज़ें पता चलती है। बच्चों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो विद्यार्थियों के निर्णय लेने, चाहे समस्या समाधान है, संचार है, बातचीत है, संघर्ष समाधान, समूह कार्य कौशल के विकास में सहायक है। जब हम पीयर ट्यूटरिंग की बात करते हैं, सहकर्मी शिक्षण की बात करते हैं, तो पीयर कौन होता है? आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो क्लासमेट है, आपके साथ जो रहने वाले स्टूडेंट है, वही पीयर होंगे। तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि पीयर ट्यूटरिंग क्या है। अक्सर आपने देखा होगा ना, क्लास में बहुत बार टीचर हमें बताते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, तो हमारे जो साथ वाले बच्चे होते हैं, हमारे क्लासमेट जो होते हैं, वो फिर उस टॉपिक के बारे में हमें बताते हैं, तो हमें चीज़ें समझ में आ जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्लास में अगर दो बच्चे हैं, तो मान लो मुझे मैथ नहीं आती, सामने वाले को सोशल साइंस नहीं आती, लेकिन मुझे मैथ नहीं आती, मैं सोशल साइंस में अच्छा हूँ, सामने वाले को सोशल साइंस नहीं आती, वो मैथ में अच्छा है, तो हम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को, मैं उसको मैथ सिखाऊंगा, वो मुझे सोशल साइंस सिखाएगा, या वो मुझे सोशल साइंस सिखाएगा, मैं उसको मैथ सिखाऊंगा। तो इस तरह से पीयर ट्यूटरिंग के द्वारा भी बच्चों को सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में हम पीयर ट्यूटरिंग की बात करेंगे कि पीयर ट्यूटरिंग होती क्या है, और एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, इंक्लूसिव एजुकेशन में इसके क्या फ़ायदे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पीयर ट्यूटरिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन, की समावेशी शिक्षा में सहकर्मी शिक्षण। तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि पीयर ट्यूटरिंग होती क्या है, सहकर्मी शिक्षण क्या होता है। जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके जो क्लासमेट हैं, कई बार आपके टीचर आपको बताते हैं, आपको समझ में नहीं आता, तो आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो क्लास में और जो फ्रेंड है, वो आपको बताते हैं, समझाते हैं। जो आपको नहीं आता वो आपको समझाते हैं, जो उनको नहीं आता आप उनको समझाते हैं। तो इस तरह से आपस में भी एक दूसरे की सहायता से आप चीज़ों को सीखते हो, चीज़ों को जानते हो। तो इस तरह की जो टीचिंग लर्निंग होती है, इसे हम क्या कहते हैं, पीयर ट्यूटरिंग, जहाँ पर टीचर नहीं, जहाँ पर स्टूडेंट ही एक दूसरे को पढ़ाते हैं, एक दूसरे को सिखाते समझाते हैं।
तो जब हम पीयर ट्यूटरिंग की बात करते हैं तो दिस इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर कोलेबरेटिव एंड एक्टिव लर्निंग के सहयोगात्मक और सक्रिय अधिगम की एक प्रभावी विधि है। सहयोगात्मक इसलिए क्योंकि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों को सीख रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं। और अब इसको एक्टिव लर्निंग इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें बच्चों का जो रोल होता है बिल्कुल एक्टिव होता है, पार्टिसिपेशन बिल्कुल एक्टिव होता है। यह समावेशी अधिगम की एक कुशल रणनीति है। इसमें एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को विषय वस्तु पढ़ाता है। मान लो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं सोशल साइंस में अच्छा हूँ, आप मैथ में अच्छे हो। मुझे मैथ में दिक्कत होती है, आपको सोशल साइंस में दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगा, आप मुझे मैथ्स पढ़ा देना। तो इससे क्या होगा, एक बच्चा क्लास में दूसरे बच्चे को सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। तो कई बार आपस में भी जब हम एक दूसरे को पढ़ते हैं, एक दूसरे से पढ़ते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, तो इससे भी हमें चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। अक्सर एग्जाम में भी बहुत बच्चे तो इसी तरह से तैयारी करते हैं कि आपस में मिलकर एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे से समझते हैं। तो इसमें एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को विषय वस्तु पढ़ाता है, समझाता है। इसमें अधिक जानकार विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थी की अधिगम में सहायता करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं हूँ सोशल साइंस में अधिक जानकार हूँ, आप मैथ में अधिक जानकार हैं। मैं मैथ में कम जानकार हूँ, आप सोशल साइंस में कम जानकार हैं। तो हम दोनों क्या करेंगे, आप मुझे मैथ समझा देना, मैं आपको सोशल साइंस पढ़ा दूंगा। तो एक अधिक जानकार विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थी की अधिगम में सहायता करता है। इन दिस लर्नर्स प्ले द रोल ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। की जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, वो टीचर का रोल भी प्ले करता है, वो विद्यार्थी का रोल भी प्ले करता है। टीचर का रोल कब प्ले करेगा, जब मान लो मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, तो मैं टीचर का रोल प्ले करूंगा, और आप चीज़ों को सीखेंगे तो आप विद्यार्थी का। और फिर अगर आप मुझे कुछ सिखा रहे हैं तो आप टीचर का रोल प्ले करेंगे और मैं विद्यार्थी का रोल प्ले करूंगा। तो यहाँ पर टीचर भी विद्यार्थी होता है और स्टूडेंट भी विद्यार्थी होता है। इन दिस अ मोर नॉलेजेबल स्टूडेंट प्ले द रोल ऑफ अ ट्यूटर। कि इसमें एक अधिक जानकार विद्यार्थी ट्यूटर की भूमिका में होता है, शिक्षक की भूमिका में होता है। और जो कम जानकार विद्यार्थी होता है वो ट्वीटी की भूमिका में होता है, स्टूडेंट की भूमिका में होता है। अक्सर आपने भी अपनी क्लास में इस तरह से बाकी बच्चों को मान लो आपको कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया लेकिन दूसरे को नहीं आया, तो आपने क्या किया, आप उस सब्जेक्ट में अधिक जानकार हो गए, तो आपने दूसरे बच्चों को क्लास में, आपके जो और फ्रेंड थे उनको भी आपने चीज़ों को सिखाया। द ट्यूटर प्ले द रोल ऑफ टीचर। कि ट्यूटर एक शिक्षक की भूमिका निभाता है। द ट्यूटर प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सपोर्ट टू द ट्यूटी। की ट्यूटर जो ट्यूटर होता है ट्यूटी को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। ट्यूटर कौन, जो अधिक जानकार विद्यार्थी है, और ट्यूटी कौन, जो कम जानकार विद्यार्थी है। तो इसमें ट्यूटर ट्यूटी को एक एक करके या छोटे समूह में पढ़ाता है। आप हो सकता है कि आपकी क्लास में किसी एक बच्चे को पढ़ाएं, हो सकता है आप क्लास में एक से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं। तो आप इंडिविजुअल भी किसी को पढ़ा सकते हैं, आप ग्रुप में भी किसी को पढ़ा सकते हैं। तो इसमें शिक्षार्थी कक्षा में अपने साथियों की सीखने में सहायता करते हैं। इसमें विद्यार्थी एक दूसरे के लिए संसाधन का कार्य करते हैं। मान लो आपको सोशल साइंस नहीं आता, मुझे आता है, तो मैं क्या हूँ, आपके लिए रिसोर्स हूँ जो आपको सोशल साइंस की नॉलेज देगा। मुझे मैथ में दिक्कत है, आपको मैथ आती है, तो आप भी मेरे लिए एक रिसोर्स हैं जो आप मुझे मैथ के बारे में पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। तो इसमें इन दिस स्टूडेंट एक्ट एज रिसोर्स फॉर ईच अदर। की विद्यार्थी एक दूसरे के लिए संसाधन का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं पीयर ट्यूटरिंग स्ट्रेटेजीज इन इंक्लूसिव क्लासरूम। की समावेशी कक्षा में सहकर्मी शिक्षण की कौन कौन सी रणनीतियां हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्लास वाइड पीयर ट्यूटरिंग। क्लास व्यापी सहकर्मी ट्यूटरिंग एक क्या होती है। द एंटायर क्लास इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप। की पूरे क्लास को अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। पूरी कक्षा को एक ही गतिविधि पर काम करने के लिए छोटे छोटे समूह में विभाजित किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी बारी बारी से पढ़ाते हैं और सीखते हैं। तो क्लास को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया जाता है, फिर बच्चा क्या करता है उसमें आके अपने अपने ग्रुप में बाकी स्टूडेंट को सिखाता है। पूरी क्लास को भी सिखा सकता है और अपने अपने ग्रुप में भी बच्चों को सिखाता है। मान लो एक मैथ्स का ग्रुप हो गया, एक सोशल साइंस का ग्रुप हो गया, एक लैंग्वेज का ग्रुप हो गया, तो अलग अलग ग्रुप हो गए। तो वहाँ पर बच्चे हैं क्या करेंगे, बारी बारी से जो भी टॉपिक जिसके बारे में उनको नॉलेज होगी बाकी बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। फिर रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग की अगर हम बात करें, पारस्परिक सहकर्मी ट्यूटरिंग, विद्यार्थियों को जोड़े में रखा जाता है और बारी बारी से ट्विटर और ट्विटी के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें एक दूसरे की शिक्षा को मजबूती मिलती है। मान लो क्लास में सभी को दो दो ग्रुप में बांट दिया गया,
अब सबसे कह दिया गया कि भाई तुमको जो आता है तुम उसको सिखाओ, और उसको जो आता है वो तुम्हें सिखाएगा। तो मान लो दो दो के ग्रुप में बांट दिया गया, तीन तीन के ग्रुप में बांट दिया गया, तो हम क्या करेंगे, हमें जो आता है, जिस सब्जेक्ट में हम स्ट्रांग हैं, और जिस सब्जेक्ट में दूसरा वाला स्ट्रांग है, तो हम एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे। जिस टॉपिक में मुझे डाउट होगा मेरा फ्रेंड मुझे बताएगा जो मेरे ग्रुप मेंबर है, और जिसमें उसको डाउट होगा मैं उसको बताऊंगा। फिर क्रॉस एज पीयर ट्यूटरिंग, अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, बड़े विद्यार्थी को छोटे विद्यार्थियों के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें बड़े छात्र ट्यूटर के रूप में काम करते हैं। और कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट, विद्यार्थी मतलब बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, परियोजनाएं दी जाती हैं, जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। तो प्रोजेक्ट भी दिया जा सकता है, पीयर इंस्ट्रक्शन है, सहकर्मी निर्देश है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लेते हैं, अपने उत्तरों को मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं, और अपने साथियों के स्पष्टीकरण को सुनते हैं, जिसमें विषय वस्तु की गहरी समझ विकसित होती है। तो मतलब यहाँ पर पीयर इंस्ट्रक्शन में है कि कोई भी ग्रुप है उसमें बच्चे भाग लेते हैं, कोई डिस्कशन है, डिबेट है, उसमें भाग लेते हैं, और आपस में एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, जिससे उनकी जो मतलब समझ है और गहरी होती है। जिक्सो मेथड की हमने जैसे इससे पहले भी हमने बात किया था, तो जिक्सो मेथड में क्या होता है, विद्यार्थियों को समूह में बांटा जाता है, प्रत्येक सदस्य एक अलग मतलब विशेषज्ञता रखता है। कोई मैथ में बहुत अच्छा है, कोई साइंस में बहुत अच्छा है। अभी तक हम जो भी बात करें सिर्फ बच्चों की कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे टीचर का रोल भी बच्चे प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों को अलग अलग समूह में बांटा जाता है, प्रत्येक सदस्य एक अलग विषय में विशेषज्ञता रखता है, और फिर वे अपने समूह के साथ अपना ज्ञान साझा करता है। मैथ हो गया, साइंस, जो जिस बच्चों को मैथ बहुत अच्छी आती है वो मैथ जो क्वेश्चन है दूसरे बच्चों को बताएगा, समझाएगा। जिसकी ज्योग्राफी अच्छी है वो दूसरे बच्चों को बताएगा, समझाएगा। जिसकी हिस्ट्री अच्छी है, पॉलिटिकल साइंस अच्छी है, जिसकी संस्कृत अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी है, तो सब अपनी नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन एंड रिवॉर्ड, कि सहकर्मी शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण प्रदान करना ट्यूटर और ट्यूटी दोनों को प्रेरित करता है। इस चीज को भी तो देखना है ना कि जो इस तरह की पीयर ट्यूटरिंग है इसका क्या फायदा हो रहा है, क्या इसका बच्चों को फायदा हो रहा है कि नहीं। तो इवैल्यूएशन एंड रिवॉर्ड तो ये कौन करेगा, ये टीचर करता है क्लास में, कि देखता है। क्योंकि कई बार तो टीचर इस तरह की जो पीयर ट्यूटरिंग जो होती है ना, तो टीचर ही इस तरह के ग्रुप बनाता है बच्चों के, और ये भी देखता है कि क्या इससे बच्चों को सच में बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और कंसिडरेशन एंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कि टीचर शुड कंसीडर द लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो जब इस तरह के देखिए पीयर ट्यूटरिंग होता है, अलग अलग पीयर बनाए जाते हैं, तो बनाने से पहले टीचर को ये देखना चाहिए कि क्लास में स्टूडेंट की नीड क्या है। तो स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो किस सब्जेक्ट में अच्छा है। पहले ये देखेगा कि मैथ में कौन कौन से स्टूडेंट अच्छे हैं, फिर देखिएगा मैथ में कौन कौन से स्टूडेंट अच्छे नहीं है, उनको प्रॉब्लम होती है, तो फिर उनका एक एक पेयर बना देगा। सोशल साइंस में कौन अच्छे हैं, सोशल साइंस में कौन अच्छे नहीं है, तो उनका एक एक पेयर बना देगा। तो इस तरह से पेयर को बनाना, ठीक है। तो इसमें टीचर को अभी भूमिका होती है कि सोच समझ के पेयर बनाए। ऐसा नहीं कि एक पेयर बना दिया, दोनों बच्चे मैथ में ही जो है उनका डब्बा गोल है, और उनको काम दे दिया कि एक दूसरे को मैथ समझाओ, नहीं। सोच समझकर बच्चों के स्ट्रेंथ वीकनेस को ध्यान में रखकर ही पेयर बनाएगा, ताकि बच्चे एक दूसरे को से चीजों को सीख सकें, एक दूसरे को चीजें को समझा सकें। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, इसके क्या फायदे हैं। दिस इज एन एफिशिएंट स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव लर्निंग, की समावेशी अधिगम की एक कुशल रणनीति है। इसमें शिक्षार्थी कक्षा में अपने साथियों की सीखने में सहायता करते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। इसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान कौशल और अनुभव को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, और एक अधिक जानकार विद्यार्थी होता है जो मोर नॉलेजेबल स्टूडेंट होता है, वीकर स्टूडेंट को सिखाता है, समझाता है। ये व्यक्तिगत शिक्षण अधिगम का एक प्रभावशाली तरीका है। स्टूडेंट डू नॉट डिपेंड ओनली ऑन द टीचर, और जो स्टडी मटेरियल है, कि बच्चा बुक्स पर टीचर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि एक दूसरे के सहयोग से बच्चा सीखता है। इसमें जो स्टूडेंट ही हैं, जो विद्यार्थी हैं, एक दूसरे के लिए रिसोर्स का काम करते हैं। दिस स्ट्रेटजी इज यूज टू रेनफोर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज, कि यह रणनीति का इस रणनीति का उपयोग किस लिए किया जाता है, कि मौजूदा जो ज्ञान है, जो बच्चों के जो विषय ज्ञान है, उसको और मजबूत करने के लिए किया जाता है। इट हैज स्ट्रेंथन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, की विद्यार्थियों की समझ को मजबूत करने में सहायक है।
इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल अटेंशन एंड एड्रेसिंग लर्निंग नीड्स की व्यक्तिगत ध्यान को और सीखने की जरूरतों को संबोधित करने पे केंद्रित है। उसी के हिसाब से जो पेयर बनाए जाते हैं। इट कैन इंप्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट, मोटिवेशन एंड एकेडमिक आउटकम कि विद्यार्थी की भागीदारी, प्रेरणा और शैक्षिक परिणामों में सुधार कर सकता है। क्योंकि कई बार टीचर का समझाया हुआ बच्चों को नहीं समझ में आता, लेकिन बच्चे जब एक दूसरे को समझाते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाता है, क्योंकि कोई हेजिटेशन नहीं होता, कोई फियर नहीं होता। जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपको कोई सिखाए तभी आप सीखेंगे। बहुत बार हम दूसरों को देखकर भी सीखते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। एक छोटा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको बोलना नहीं आता, लेकिन अपने घर वालों को बोलते हुए देखता है, बात करते हुए देखता है, तो उसको फिर रिपीट करता है बार बार, उसको इमिटेट करता है और धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। किस तरह से चलना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से कपड़े पहनना है, अपने बराबर के लोगों से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, बड़े से कैसे बात करनी है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम दूसरों को देख कर सीखते हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है। तो इस तरह की लर्निंग को हम क्या कहते हैं? सोशल लर्निंग कहते हैं। आज के इस वीडियो में क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल में हम बात करेंगे, सोशल लर्निंग की बात करेंगे। सोशल लर्निंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन और क्लासरूम की समावेशी शिक्षा में सामाजिक अधिगम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सोशल लर्निंग होती क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोशल लर्निंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा में सामाजिक अधिगम। तो देखिए, जब हम सोशल लर्निंग की बात करते हैं, सामाजिक अधिगम की बात करते हैं, तो दिस इज अ मेथड ऑफ लर्निंग इन सोशल एनवायरनमेंट कि सामाजिक वातावरण में सीखने की एक विधि है, जिसमें बच्चा अपने सामाजिक वातावरण में दूसरे लोगों के साथ संपर्क में आकर उनको देखकर चीजों को सीखता है। तो इन दिस मेथड द लर्नर्स लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स की इस विधि में शिक्षार्थी दूसरों को देखकर सीखता है। द लर्नर्स ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ अदर्स एंड लर्न्स बाय इमिटेटिंग दैम कि शिक्षार्थी दूसरों की क्रियाओं को देखता है और उनका अनुकरण करके सीखता है। दिस इज द आर्ट ऑफ लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन की है अवलोकन से सीखने की एक कला है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे फिल्मों के शौकीन होंगे, आपके अपने फेवरेट क्रिकेटर्स होंगे, आपके अपने फेवरेट एक्टर्स होंगे। तो आप क्या करते हो? उनकी मूवी को देखते हो। आप जो आपके स्पोर्ट्स फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर है उनको खेलता हुआ देखते हो और फिर आप उन्हीं की तरह व्यवहार करते हो। जिस तरह से उनके चलने बोलने का तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है, आप उसको क्या करते हो? आप उसको फॉलो करते हो। तो दिस इज द आर्ट ऑफ लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन की है अवलोकन से सीखने की कला है। सोशल लर्निंग थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय अल्बर्ट बैंडूरा कि सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है इस दिशा में, उसका प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट बैंडूरा ने किया था। दिस थ्योरी एम्फेसाइजेस लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन की यह सिद्धांत क्या बताता है? अवलोकन अथवा नकल करके सीखने पर बल देता है। कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब क्योंकि हमें पता है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज में रहकर ही हमारा सोशलाइजेशन होता है, तो हम दूसरों को देखकर चीज़ों को सीखते हैं। जिस तरह से हमारा समाज होगा उस तरह से हमारी लर्निंग होगी। अगर हमारे घर का एनवायरनमेंट अच्छा हो, हमारे आस पड़ोस का एनवायरनमेंट अच्छा हो, लोग सही से बात करें, लोग सही से एक्टिविटी करें, लोग प्यार से रहें, तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हम भी बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। और अगर लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे से मारपीट करते हैं, तो वही चीज़ हम सीखेंगे। तो ये थ्योरी क्या कहती है अल्बर्ट बैंडूरा की? कि अवलोकन अथवा नकल करके सीखने पर बल देते हैं। दिस emphasizes that the other person is a रोल मॉडल ऑफ फॉर अस की है, इस बात पे बल देता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए रोल मॉडल होता है। एक छोटे बच्चे की बात करें तो उनके चाहे फादर हो गए, मदर हो गए, उनके टीचर हो गए, उनके लिए रोल मॉडल है। अगर उनके फादर मदर हैं, टीचर हैं, अगर सही से बिहेव करेंगे, सही से बोलेंगे, बातचीत करेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, तो बच्चे का भी उस वही प्रभाव पड़ेगा, बच्चा उसी की तरह चीज़ों को सीखेगा। लेकिन अगर ये चीज़ें बिल्कुल अपोजिट चली जाती हैं तो बच्चा भी गलत चीज़ें सीखेगा। तो दिस थ्योरी कंसिडर्ड वंस ऑन थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इसेंशियल फॉर लर्निंग की यह सिद्धांत अधिगम के लिए स्वयं की सोच व समझ को भी आवश्यक मानता है। कि मान लो दूसरों को आपको देख रहे हो, लेकिन आपकी अपनी सोच और समझ भी यहाँ पर मायने रखती हो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी लर्न मोस्टली बाय वॉचिंग एंड लिसनिंग टू अदर्स की इस सिद्धांत के अनुसार हम ज्यादातर दूसरों को देखकर या सुनकर सीखते हैं।
चिल्ड्रन स्टार्ट केयरफुली ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि बच्चे बचपन से ही दूसरों के व्यवहार को ध्यान पूर्वक देखना शुरू करते हैं और फिर उसी का अनुसरण करते हैं। देन द चिल्ड्रन देमसेल्फ स्टार्ट बिहेविंग इन द सेम वे, और फिर बच्चे भी उसी तरह से चीज़ों को सीखने लगते हैं। आपके घर का माहौल किस तरह का है, आपके आस पड़ोस का माहौल किस तरह से है, जैसा माहौल होगा बच्चा वही देखेगा, उसी को फॉलो करेगा और वैसी चीज़ों को सीखेगा। तो सोशल लर्निंग यही तो कह रही है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, अपने समाज को देखकर सीख रहा है। समाज में जैसे लोग हैं, जिस तरह से समाज की एक्टिविटी है, जिस तरह से लोगों का बिहेवियर है, बच्चा देखेगा और उसी तरह से सीखेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर बच्चे का इस तरह से सोशल लर्निंग हो रही है, इसलिए ये हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे नेबरहुड का ये उत्तरदायित्व है कि सही से रहें, सही से व्यवहार करें, सही भाषा का प्रयोग करें, ताकि जो वहाँ पे जो बच्चों का सोशलाइजेशन हो रहा है एक सही तरीके से हो। इसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स या स्टेजेस ऑफ सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम के चरण। तो देखिए यहाँ पर जब हम स्टेप्स की बात करते हैं तो आप सबको पता है, पहले बच्चा क्या करता है, सामने वाले को ध्यान से देखता है, सामने वाला क्या कर रहा है, किस तरह से बोल रहा है उसको समझता है। रिटेंशन द बिहेवियर, व्यवहार को स्मरण रखता है, सामने वाला किस तरह से व्यवहार कर रहा है उसको देख रहा है, समझ रहा है, उसको याद कर रहा है, और उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन की पुनः प्रस्तुत करेगा। बच्चा धीरे धीरे उसको क्या करेगा, मतलब इमिटेट करेगा, वो नकल करके फिर बच्चा उसको करने की कोशिश करेगा। और जब कोशिश करेगा तो जब हम फोर्थ स्टेप में आते हैं तो जाहिर सी बात है, मान लो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, आप बच्चे से बोल रहे हो कि बोलो पापा, बोलो पापा, बोलो मम्मी, बोलो, बच्चा आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, ठीक है, और ध्यान से सुनने के बाद उसको समझेगा और व्यवहार को स्मरण करना मतलब रखेगा कि अच्छा ये इंसान ये सामने आए तो इसको पापा बोलना है, इनको मम्मी बोलना है, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, जो उसको बताया गया उसको फिर इमिटेट करने की कोशिश करेगा, प्रस्तुत करेगा, और फिर जो अब बोलेगा बच्चा, बोलने की कोशिश करेगा, तो उसके आधार पर ही सामने वाले परिवार के लोग, समाज के लोग बच्चे को क्या करेंगे, रिइंफोर्स करेंगे कि सब खुश हो जाएंगे, बच्चों को शाबाशी देंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा और बच्चा फिर उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा। तो जब हम स्टेजेस ऑफ सोशल लर्निंग की बात करते हैं तो इसके 4 स्टेजेस हैं। पे अटेंशन टू एंड अंडरस्टैंड बिहेवियर, सामने वाले को देखना, उसके व्यवहार को समझना, जो चीज़ वो बोल रहा है फिर उसको धीरे धीरे याद करना और उसको प्रस्तुत करना, और प्रस्तुत करने के बाद जो आसपास के लोगों का फीडबैक आता है, पॉजिटिव आता है तो उसको बार बार रिपीट करना और चीज़ों को सीख जाना, अगर नेगेटिव आता है तो उसको फिर नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से सोशल लर्निंग होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम की क्या विशेषताएं हैं, इस पर भी हम बात करते हैं। इन दिस थ्योरी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज गिवन अ प्रोमिनेंट प्लेस, की इसमें स्वनिर्देशित अधिगम को प्रमुख स्थान प्रदान किया जाता है। स्वनिर्देशित इसलिए है क्योंकि बच्चे को कोई सिखा नहीं रहा, बच्चा सामने वाले को देख रहा है और देखकर उसका जो बिहेवियर है, जो बोलने काम करने का तरीका है, बच्चा सीख रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्वनिर्देशित अधिगम को प्रमुख स्थान दिया जाता है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बच्चे की अपनी होती है। हम दूसरों को देखकर तथा सुनकर सीखते हैं, ये अवलोकन अथवा नकल करके सीखने पर बल देता है। अक्सर छोटे बच्चे को जब क्लास में पढ़ाया जाता है, उनको बोर्ड पर ABCD या क ख ग घ या जो काउंटिंग सिखाई जाती है, तो पूरे क्लास को टीचर बोर्ड पर लिखवाती है और पूरे बच्चों से कहती है कि चलो अब तुम इसको इमिटेट करो, इसको दोहराओ। तो बच्चा क्या करता है, टीचर के साथ उसको इमिटेट करता है और इस तरह से रट्टा लगाकर चीजों को सीखता है। तो यह अवलोकन अथवा नकल करके सीखने पर बल देता है। यह अधिगम के लिए स्वयं की सोच एवं समझ को भी आवश्यक मानता है कि आप दूसरों को देखकर सीख तो रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी अपनी सोच और समझ भी होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो भी आपने दूसरों को करते हुए देखा वो सही है या सही नहीं है, आपको करना चाहिए या करना नहीं चाहिए। लर्नर्स लर्न फ्रॉम ईच अदर थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग बिहेवियर, की शिक्षार्थी एक दूसरे से सीखते हैं किस तरह से, उनको देखकर, उनकी नकल कर कर, और आदर्श व्यवहार के माध्यम से भी एक दूसरे को सीखते हैं, ठीक है। आदर्श व्यवहार की जब हम बात करते हैं ना, मॉडलिंग, तो आपका कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, नेबरहुड में कोई हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, तो आप उसके भी जो व्यवहार है आप उसको भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, इमिटेट करते हैं, उसी तरह से बोलने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से उठने बैठने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से बिहेवियर करते हैं।
यह समाज द्वारा स्वीकार किए जाने व्यवहार को अपनाता है। जब हम सोशल लर्निंग की बात करते हैं तो उस सोसाइटी में जो सामाजिक व्यवहार है बच्चा उसी को अपनाता है। इट रिजेक्ट बिहेवियर प्रोहिबिटेड बाय सोसाइटी, के समाज द्वारा वर्जित व्यवहार को नकारता है। जो व्यवहार समाज में स्वीकार्य नहीं है उसको नकारता है बच्चा। अक्सर हम एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि बहुत बच्चे जो हैं चोरी छुप के स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। तो चोरी छुप के क्यों करते हैं? क्योंकि एक जो बिहेवियर है आपके सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, तो इसलिए बच्चा क्या करता है कि कहीं चोरी छुपे जाकर इस तरह की चीज़ों को करता है, क्योंकि पता है कि घर में जाके करेगा, आस पड़ोस में जाके करेगा, लोग देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए वो क्या करते हैं, छुप कर करते हैं। तो इसलिए जो समाज में एक्सेप्टेड बिहेवियर बच्चा उसको अपनाता है और जो एक्सेप्टेड नहीं है उसको फिर इग्नोर करता है। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लर्निंग के प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लर्निंग सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत कि बच्चा समाज में समाज के लोगों को देखकर चीज़ों को सीखता है। और यहाँ पर बच्चा खुद से सीख रहा है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो रही है, बच्चों को कोई सिखा नहीं रहा, बच्चा खुद से दूसरों को देखकर सीख रहा है, दूसरों को इमिटेट कर रहा है, दोहरा रहा है, अनुकरण कर रहा है, सीख रहा है। और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस की अनुभव के माध्यम से सीखने का सिद्धांत कि बच्चा दूसरे के अनुभवों से सीख रहा है, बच्चा दूसरों को देख रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है, क्या काम करने से किसको क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो कई बार ऐसा नहीं कि हम अपने अनुभव से, हम दूसरे के अनुभव से भी चीज़ों को सीखते हैं, जो ये सोशल लर्निंग बताता है। सोशल लर्निंग इन द क्लासरूम, क्या क्लास में किस तरह से सामाजिक अधिगम होता है उस पर भी हम बात करते हैं। इट एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर इन लर्निंग, की अधिगम में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है सोशल लर्निंग, ठीक है। लर्नर्स लर्न बाय ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन विद टीचर्स एंड पीयर इन द क्लासरूम। क्या करते हैं विद्यार्थी? अपने आसपास के जो उनके फ्रेंड हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको देखते हैं, अपने टीचर्स को देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको देखते हैं और उनसे भी चीज़ों को सीखते हैं। अक्सर क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, टीचर किस तरह से बता रहा है, किस तरह से समझा रहा है। फिर बच्चे भी देखते हैं कि टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो कुछ बच्चे आंसर देते हैं, तो बच्चा उनको भी देखता है और ये भी देखता है कि जो आंसर देता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसको तारीफ मिलती है, जो नहीं देता फिर उसको डांट पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा देखता है, तो यहाँ से सीखता है कि अच्छा मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी पढ़ूंगा तो मुझे भी शाबाशी मिलेगी। तो शिक्षार्थी कक्षा में शिक्षकों और साथियों के साथ अवलोकन बातचीत द्वारा भी चीज़ों को सीखते हैं, उनके साथ संपर्क में आते हैं, टीचर से बातचीत करते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, तो उनसे भी चीज़ों को सीखते हैं। आप अपने समाज के लोगों से भी सीखते हो, स्कूल में है टीचर से भी सीखते हैं, बच्चों से भी सीखते हैं। विद्यार्थी विद्यालय में शिक्षक और साथी रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं। कई बार आपकी जो क्लासमेट्स हैं, आपके क्लास में कुछ पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, वो भी आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। आपके टीचर भी आपका रोल मॉडल हो सकते हैं, आप उनसे चीज़ों को सीखते हैं और वे वांछित व्यवहार और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अगर आपके रोल मॉडल है, अच्छा व्यवहार प्रदर्शन करें, अच्छी चीज़ें बताएं सिखाएं तो आप अच्छा चीज़ें सीखते हैं। और अगर आपका रोल मॉडल अगर अच्छा नहीं होगा तो आप फिर गलत चीज़ें ही सीखेंगे। स्टूडेंट लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग देयर बिहेवियर, की विद्यार्थी उनके व्यवहार को देखकर उनका अनुकरण करके सीखते हैं। और इसके साथ साथ ग्रुप वर्क भी होता है, डिस्कशन भी होता है, पेयर टीचिंग भी होता है, पेयर टीचिंग या ट्यूटरिंग जो हम कहते हैं। तो इनके माध्यम से सोशल इंटरेक्शन होता है और बच्चा सीखता है। इट हेल्प्स टू डेवलप सोशल स्किल इन लर्नर्स, की इससे शिक्षार्थियों में सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। सोशल लर्निंग प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इमोशनल स्किल, कि सामाजिक अधिगम में क्या फायदा होता है कि बच्चे में सामाजिक और भावनात्मक, बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़कर चीज़ों को सीखते हैं। हम चाहे कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करें, पीयर ट्यूटरिंग की बात करें, तो इन सब से क्या हो रहा है, बच्चों की सोशल लर्निंग हो रही है, बच्चा सबके साथ आ रहा है, सबके साथ मिलकर चीज़ों को कर रहा है और चीज़ों को सीख रहा है। तो इससे क्या होगा, बच्चों का सोशल डेवलपमेंट भी होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी बच्चों का होता है, बच्चा एक दूसरे के साथ जुड़ता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी फॉर इम्प्लीमेंटिंग सोशल लर्निंग इन द क्लासरूम, की कक्षा में सामाजिक अधिगम को लागू करने की क्या रणनीतियां हैं। तो ग्रुप प्रोजेक्ट दिए जाएं बच्चों को, मतलब अगर सोशल लर्निंग है तो बच्चों को इस तरह का माहौल दिया जाए ताकि बच्चे आके आपस में मिलकर सीखें, मिलकर चीज़ों को करें। तो ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, पीयर ट्यूटरिंग हो सकता है कि बच्चे आपस में एक दूसरे को पढ़ाएं, ग्रुप में पढ़ाएं। डिस्कशन एंड डिबेट्स हो सकती है, रोल प्लेइंग हो सकता है कि बच्चे अलग अलग रोल को प्ले करें।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि अक्सर ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, तो इस तरह के अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को जानते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजी हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं? सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने पर विद्यार्थी अधिक प्रेरित होते हैं, बच्चे ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी आर डेवलप थ्रू इंट्रैक्शन एंड प्रैक्टिस, की बातचीत और अभ्यास के माध्यम से बेहतर समझ और स्मृति विकसित होती है। और साथ ही साथ विद्यार्थी दूसरों के साथ संवाद, सहयोग और प्रभावी ढंग से काम करना भी सीखते हैं। स्टूडेंट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, की विद्यार्थियों में जब बच्चा ग्रुप में काम करता है ना, तो चीज़ों के बारे में सोचता है, बात करता है एक दूसरे के साथ, समझता है, गलती करता है, फिर सीखता है, तो विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित होते हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए फायदा ये है कि विद्यार्थी को अपनी गति से सीखने की अनुमति मिलती है। बच्चा अपने हिसाब से चीज़ों को सीखता है, अपनी गति से सीखता है। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। सोशल लर्निंग इज इंपॉर्टेंट इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, की शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सामाजिक अधिगम महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समाज में रहकर, समाज के लोगों को देखकर किस तरह के तौर तरीके हैं, ठीक है, इन चीज़ों को देखकर ही तो बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। गुड क्वालिटीज ऑफ बिहेवियर शुड बी डिस्प्लेड टू द लर्नर्स, की विद्यार्थियों के सामने अच्छे गुणों वाले व्यवहार को प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे की जो सोशल लर्निंग हो सही दिशा में हो, सही डायरेक्शन में हो। शिक्षार्थियों के सामने बुरे व्यवहार तथा अनैतिक व्यवहार से मतलब बच्चों को बचाना चाहिए, ताकि बच्चा गलत चीजें ना सीखे। अभिभावकों तथा शिक्षक को सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि बच्चा सामने वाले को देखकर चीजों को सीखता है। अगर आप गलत व्यवहार करोगे तो बच्चा गलत सीखेगा, सही व्यवहार करोगे तो सही सीखेगा। लर्नर शुड बी टॉट थ्रू इमिटेशन, की शिक्षार्थियों को अनुकरण द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। कि छोटी क्लास में हम देखते हैं कि बच्चों को किस कैसे पढ़ाया जाता है, इमिटेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है। बच्चों को टीचर बोलता है, बच्चा उसको रिपीट करता है। छोटी कक्षाओं में व्याख्यान विधि की जगह प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। स्टूडेंट शुड हैव कॉन्फिडेंस दैट दे हैव द एबिलिटी टू डू एनी वर्क, की विद्यार्थियों में विश्वास होना चाहिए कि उनके अंदर किसी कार्य को करने की योग्यता है। और शिक्षक को विद्यार्थी के अंदर आत्मनिर्भरता विकसित करनी चाहिए। आप सभी ने बड़ी शब्द तो सुना ही होगा। बड़ी शब्द का प्रयोग अक्सर हम अपने दोस्तों के लिए करते हैं, फ्रेंड्स के लिए करते हैं, लेकिन जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं, तो यहाँ पर बड़ी सिस्टम क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम इसी बड़ी सिस्टम के बारे में समझेंगे, जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बडी सिस्टम इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में साथी या बडी सिस्टम या प्रणाली। तो देखिए, जब हम बडी सिस्टम की बात करते हैं तो द बडी सिस्टम रिफर्स टू अ सपोर्टिव प्रैक्टिस इन इंक्लूसिव एजुकेशन, की समावेशी शिक्षा में बडी प्रणाली या साथी प्रणाली, हिंदी में हम इसको कहते हैं, एक सहायक अभ्यास को संदर्भित करती है। दिस सिस्टम कनेक्ट लर्नर विथ ईच अदर, कि यह प्रणाली शिक्षार्थियों को आपस में जोड़ती है। अंडर दिस सिस्टम पेयर्स ऑफ लर्नर्स आर मेड, की इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षार्थियों के जोड़े बनाए जाते हैं। जैसे ईच वन टीच वन। अक्सर क्या होता है कि क्लास में, जैसे हम पीयर ट्यूटरिंग की हमने बात की थी, तो कुछ उसी तरह का बड़ी सिस्टम है। क्लास में क्या होता है कि अक्सर मान लो 30 की क्लास है, 40 की क्लास है, 50 की क्लास है, 60 की क्लास है, तो पेयर बना दिए जाते हैं। मान लो 50 की क्लास है तो 25 पेयर हो गए, दो दो का। ठीक है। अब उस पेयर में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हो सकता है कि एक स्टूडेंट थोड़ा सा होशियार हो, दूसरा थोड़ा वीक हो, तो जो होशियार बच्चा है वीक बच्चे की समझाने में, पढ़ाने में उसकी हेल्प करे। और जरूरी नहीं कि एक वीक हो एक होशियार हो, दोनों ही होशियार हो सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो इसी तरह से बड्डी बना दिए जाते हैं। ठीक है। तो बडी का काम क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी मिले स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में, तो उन एक्टिविटीज को साथ मिलकर करना, एक दूसरे को बताना, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम को करना। तो इससे फायदा क्या होता है कि इस बडी सिस्टम में, कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आपस में मिलकर काम करते हैं, तो इससे उनमें एक सोशल स्किल भी डेवलप होती है और एक दूसरे के लिए प्यार, भाईचारा ये भी उनमें डेवलप होता है और वो अच्छे दोस्त भी बनते हैं। तो समावेशी शिक्षा में साथी प्रणाली या बड़ी सिस्टम एक सहायक अभ्यास को संदर्भित करती है।
यह प्रणाली शिक्षार्थियों को आपस में जोड़ती है। जब बच्चे स्कूल में कॉलेज में होते हैं तो बडी के रूप में बच्चों का पेयर बना दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक उद्देश्य बनाया जाता है कि स्कूल में कॉलेज में जो भी एक्टिविटी हो, जो पढ़ाई हो, अदर एक्टिविटी हो, बच्चा उसको मिलकर करे, मिलकर सीखे। तो इससे बच्चों के लिए भी इजी रहता है। तो इससे क्या होता है कि ये प्रणाली शिक्षार्थियों को आपस में जोड़ती है। इस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षार्थियों के पेयर्स बनाए जाते हैं, जोड़े बनाए जाते हैं। टीचर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बडी टू द एबल लर्नर्स ऑफ द क्लास की शिक्षक कक्षा के कुशल शिक्षार्थियों को साथी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो अब देखिए इस तरह के पेयर्स बना दिए जाते हैं, तो उन पेयर्स में भी एक को लीड करने के लिए दे दिया जाता है, एक को बडी बना दिया जाता है। बडी की हेल्प क्या होता है कि अपने साथी जो स्टूडेंट है उसकी हेल्प करना। हो सकता है कि आप जब आप स्कूल में थे या आप कॉलेज में हो, आपके कॉलेज या स्कूल में भी इस तरह का सिस्टम हो बडी वाला, कि बडी बना दिया, आप दो का पेयर बनाया, आप उसको एक को बडी बना दिया और आपका काम क्या है अपने साथी जो स्टूडेंट है उसकी हेल्प करना। द एबल लर्नर्स इज मेड द बडी ऑफ द वीक चाइल्ड कि सक्षम शिक्षार्थी को असमर्थी बालक का साथी या बडी बनाया जाता है और बडी का काम क्या होता है दूसरे बच्चे की हेल्प करना। तो द बडी हेल्प्स द वीक लर्नर्स इन टीचिंग एंड अदर एक्टिविटीज की साथ ही शिक्षण तथा अन्य गतिविधियों में जो असमर्थी शिक्षार्थी है उसकी सहायता करता है। ठीक है, तो एक तरह से जब दो का पेयर बनाया जाता है तो एक थोड़ा सा जो होशियार बच्चा होता है, जो समझदार बच्चा होता है, उसको बडी बना दिया जाता है और बडी का काम क्या होता है दूसरे बच्चे की हेल्प करना। तो देखिए इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है, टीचर्स को होता है। टीचर्स को फिर सभी बच्चों को एक एक करके नहीं समझाना होता। ठीक है, बडी सिस्टम में यही फायदा होता है कि बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। तो दीज पेयर्स परफॉर्म वेरियस टास्क यूजिंग देयर रिस्पेक्टिव एबिलिटीज कि ये जोड़े अपनी अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके अनेक कार्यों को संपन्न करते हैं। और अगर मान लो इन पेयर्स में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है जो आपस में सॉल्व नहीं होती, तो फिर वो टीचर से या काउंसलर से बात कर सकते हैं। तो दिस इंक्लूड्स एकेडमिक सपोर्ट एंड सोशल इमोशनल सपोर्ट। तो इससे क्या होता है कि जब आपस में बच्चे एक पेयर में काम करते हैं तो उनको एकेडमिक सपोर्ट भी मिलता है और बच्चे आपस में सामाजिक और भावात्मक रूप से भी एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एजुकेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दिस में इंक्लूड गाइडेंस ऑन अंडरस्टैंडिंग द स्कूल एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या होता है पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के वातावरण को समझने भी मार्गदर्शन शामिल हो सकता है। हो सकता है आपके जो बडी है आपको स्कूल के एनवायरनमेंट के बारे में, चीज़ों के बारे में और अच्छे से बताए और अच्छे से समझाए जो आपको ना पता हो। तो इस प्रणाली के सफर का मतलब हम चाहते हैं कि जो बड़ी सिस्टम है स्कूल में अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। तो इसके लिए जरूरी है कि जो बडी हैं उनको सही से ट्रेन किया जाए और इसके अलावा चाहे टीचर हैं चाहे स्कूल स्टाफ है इस दिशा में मतलब सहयोग करे, सबको सपोर्ट करे ताकि जो बड़ी सिस्टम है ये इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि बडी सिस्टम होता क्या है। अब हम बात करते हैं की एस्पेक्ट ऑफ द बडी सिस्टम इन इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा में साथी प्रणाली के प्रमुख पहलू क्या हैं। तो या हम कैरेक्टरिस्टिक्स की भी आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल एड कि यह प्रणाली जब हम बड़ी सिस्टम की बात करते हैं तो इसका आधार क्या है, इसका आधार है कोऑपरेशन, सहयोग और पारस्परिक सहायता कि एक दूसरे के साथ सहयोग करना, एक दूसरे की हेल्प करना। इट सर्व्स एजुकेशनल पर्पसेस बाय ब्रिंगिंग लर्नर्स टुगेदर कि यह शिक्षार्थियों को एक साथ लाकर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये बच्चों के पेयर्स बनाता है। और शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं कि बच्चा सही से पढ़े, सही से चीज़ों को सीखे, चाहे करिकुलर एक्टिविटीज हो चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज हो, बच्चा उसमें अच्छे से परफॉर्म करे। तो इससे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होते हैं। लर्नर्स आर पेयर्ड बेस्ड ऑन देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट की शिक्षार्थियों को उनकी जरूरत और रुचियों के आधार पर उनका जोड़ा बनाया जाता है, पेयर्स बनाया जाता है, बड़ी बनाया जाता है ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके। और ये हेल्प चाहे हम टीचिंग की बात मतलब करिकुलर एक्टिविटीज, पढ़ाई से रिलेटेड को करिकुलर एक्टिविटीज इन सब में हो सकता है। तो इसमें चाहे हम होमवर्क की बात करें, असाइनमेंट की बात करें, इस तरह की एक्टिविटीज आ सकती हैं जिसमें बड़ी दूसरे बच्चों की हेल्प करता है। बडी कैन हेल्प विथ एडजस्टिंग टू द स्कूल एनवायरनमेंट की साथ ही विद्यालय के माहौल में ढलने में भी मदद कर सकते हैं बडी।
जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम सब बीएड कर रहे थे तो जब हमारा एडमिशन हुआ तो उससे पहले और भी बच्चे बीएड में मतलब हमसे 1-2 महीने पहले उनका एडमिशन हो चुका था। तो अब हम नए थे तो हमें नहीं पता था कि कॉलेज में मतलब अलग अलग सब्जेक्ट हैं, सिलेबस है, नोट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था। तो हमारे टीचर्स ने क्या किया कि जब हम हमारा एडमिशन हुआ, जो नए बैच थे, पहले से 50-60 स्टूडेंट थे और बाद के जो 40-50 स्टूडेंट, जब उनका एडमिशन हुआ तो उन्होंने इस बडी सिस्टम को अप्लाई किया, ईच वन टीच वन। जो पुराने बच्चे थे उन एक एक बच्चों के साथ नए बच्चों को जोड़ दिया ताकि वो बच्चों को बताते रहें, तो हमें बार बार टीचर से पूछना ही नहीं पड़ता था। जो हमारा बडी था वो हमें सारी चीज़ें बताता था कि कौन सा टीचर है, उसके क्या सब्जेक्ट है, आपको किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, लाइब्रेरी में जाना है, मतलब किधर से आपको बुक लेनी है, तो सारी चीज़ें। तो इससे क्या होता था कि टीचर का जो वर्कलोड कम हो जाता था और हमें भी बार बार टीचर के पास जाने में एक तरह से हेजिटेशन होती है, डर लगता है, तो वो भी जरूरत नहीं थी। हमारा जो बडी था, साथी था, वो हमें सारी चीज़ें बताता था। तो दिस सिस्टम प्रमोट्स अ मोर इंक्लूसिव स्कूल कल्चर, की यह प्रणाली एक अधिक समावेशी विद्यालय संस्कृति को बढ़ावा देती है, जहाँ पर सब बच्चे हैं मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो भी अच्छे तरीके से चलता है। तो लर्नर्स फील सपोर्टेड एंड वैल्यूड, की इससे शिक्षार्थी समर्थित मतलब समर्थित और मूल्यवान महसूस करते हैं, वो अलग थलग नहीं पढ़ते। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो टीचर के पास उनके मन में डाउट तो होता है, लेकिन टीचर के पास जाने में उनको हेजिटेशन होती है, डर लगता है। बहुत बार टीचर्स भी अपने कामों में बिजी होते हैं, तो ऐसे में बड़ी सिस्टम में क्या होता है कि बच्चे अपने आप को अलग थलग महसूस नहीं करते, सपोर्टेड महसूस करते हैं। उनको लगता है कि चलो कोई भी डाउट हो तो हमारा बड़ी है, मुझसे चीज़ों को पूछ लेंगे, जान लेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ बडी सिस्टम इन इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा में साथी प्रणाली के क्या सिद्धांत हैं, तो इसकी भी हम बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, के मैत्री और सहयोग का सिद्धांत, जहाँ पर फ्रेंडशिप भी है, जब पेयर बनाए जाते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग भी होता है। प्रिंसिपल ऑफ टीम वर्क, की जो बडी और स्टूडेंट होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, एक एम्पैथी होती है, और जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको अचीव इसके मतलब थ्रू किया जाता है, जैसे बच्चों की हेल्प करना, उनको समझाना। तो इससे एक तरह से टीचर्स का जो एक बोझ होता है, बर्डन होता है, कम होता है। बच्चे एक दूसरे की हेल्प से ही चीज़ों को मतलब सीखते हैं, समझाते हैं एक दूसरे को। पर्सनल डेवलपमेंट, बच्चों का पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। और साथ ही साथ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझा जिम्मेदारी, की जिम्मेदारी बच्चों को मतलब दे दी जाती है, और बच्चे एक दूसरे के साथ जो है जो भी एक्टिविटीज़ है, पढ़ाई है, अदर चीज़ें, वो उसको मतलब करते हैं। तो एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बच्चों को दे देता है कि अब तुम्हें बर्थडे बना दिया है तो तुम्हारा जो काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने मतलब साथी जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं उनकी हेल्प करना। एडवांटेज ऑफ बॉडी सिस्टम, इसके क्या एडवांटेज है, इसके क्या जो लाभ हैं, हम उसकी बात करते हैं। इट हेल्प्स क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव स्कूल कम्युनिटी, तो ये अधिक समावेशी विद्यालय समुदाय बनाने में मदद करती है। इट कैन मीट द नीड्स ऑफ लर्नर विथ लो सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल, कि बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं होती, जो थोड़े से डरे सहमे होते हैं। तो बड़ी सिस्टम के माध्यम से ऐसे बच्चों की भी हेल्प की जा सकती है, उनको हमेशा टीचर के पास जाना ही जरूरी नहीं होता, उनके जो साथी हैं वही बच्चों को बता देते हैं, समझा देते हैं। और जब हम एक साथ में पेयर में काम करते हैं ना, तो यहाँ पर फिर क्या चाहिए, आपको धैर्य रखना जरूरी होता है, एक दूसरे की हेल्प करना, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी होना चाहिए अच्छा, और साथ ही साथ एक दूसरे को वैल्यू देना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती हैं, ठीक है। ये जो लाइफ स्किल है कि जब हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो इससे पेशेंस डेवलप होता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से के साथ बातचीत करते हैं, तो ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, ठीक है। स्किल डेवलप होती है हमारे अंदर। हमारे अंदर की जो एक जो होता है ना, हम चुप चुप रहते हैं, तो ये किस सिचुएशन में होता है कि जब हमारा जो कम्युनिकेशन टीचर के साथ होता है हर चीज़ के, लेकिन जब हम क्लासमेट हैं, जो हमारे फ्रेंड है, बडीज हैं, जब हम मतलब वो हमारे साथ हो, हमारे हेल्प के लिए हो, तो फिर इस इन चीज़ों में हमारी इतनी हेजिटेशन नहीं होती। इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग लर्नर्स पार्टिसिपेशन, की शिक्षार्थियों की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लर्नर्स आर सपोर्टेड इन वेरियस क्लासरूम एक्टिविटीज, की कक्षा की विभिन्न गतियों में शिक्षार्थियों को सहायता मिलती है, उनको हेल्प मिलती है, उनके बॉडीज के थ्रू वो अवेयर होते हैं।
इट कैन इंक्रीज लर्नर्स सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस। तो इससे क्या होता है कि जो लर्नर होता है उनका आत्मसम्मान भी बढ़ता है, उनके अंदर का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, उनके अंदर की हेजिटेशन कम होती है। जब हम एक ग्रुप में काम करते हैं, एक पेयर में काम करते हैं, तो बहुत सारे हमारे अंदर का डर, हेजिटेशन निकल जाता है। यह प्रणाली शिक्षार्थियों के लिए बेहतर सीखने के परिणामों में योगदान दे सकती है। विद्यार्थी कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। दिस सिस्टम प्रमोट्स अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड बिलोंगिंग, कि यह प्रणाली स्वीकृति और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देती है। बच्चों की हेल्प भी हो रही है, साथ में जो पेयर हम बात करते हैं, बडी एंड स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे को बराबर का समझते हैं, और इससे क्या होता है कि स्वीकृति और अपने आपपन की भावना बढ़ती है। आपको लगता है कि अच्छा मुझे कोई हेल्प चाहिए तो बॉडी जो है मेरा वो मुझे बताएगा। इट एनकरेजेस सोशल इंटरेक्शन एंड फ्रेंडशिप अमंग लर्नर्स, की है शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक संपर्क और दोस्ती को प्रोत्साहित करती है। लर्नर्स आर सपोर्टेड इन देयर एकेडमिक एंडेवर्स, की शिक्षार्थियों को उनके शैक्षिक प्रयासों में सहायता मिलती है। लर्नर्स आर असिस्टेड विद कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन और क्लास असाइनमेंट, की शिक्षार्थियों को अवधारणा स्पष्टीकरण, मतलब कई बार होता है टीचर आपको पढ़ाने आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका जो बडी है वही चीज़ आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता है, आपको समझ में आ जाता है। और साथ ही साथ जो असाइनमेंट है उसको भी आप प्रोजेक्ट जो है उसको भी करने में आपकी हेल्प करता है। तो बडी आपका काम करने में आपकी हेल्प करेगा, आपका काम नहीं करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बडी, अब एक साथी एक बडी का क्या दायित्व है उसको भी हम जान लेते हैं। द स्टूडेंट शुड बी कंसिडर्ड इक्वल टू वन सेल्फ, कि देखिए बडी का काम क्या है कि उसको उसके पेयर में उसके साथ जो स्टूडेंट है, जो वीक स्टूडेंट है या जो नॉर्मल है जो भी है, तो उसको बिल्कुल अपने समान का समझना। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा होशियार हूँ, कमजोर, ऐसा नहीं, बिल्कुल आपको इक्वल समझना है। किसी तरह का भेदभाव नहीं करना, सामने वाले का सम्मान करना चाहिए एक बडी के रूप में। शिक्षार्थी के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना है, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशनशिप शुड बी बिल्ड विद द स्टूडेंट, एन आइडियल रोल शुड बी प्लेड इन इमोशन एंड बिहेवियर, की भावना और व्यवहार में एक आदर्श भूमिका निभानी है आपको। उनके साथ सही मतलब अपने जो आपके पेयर हैं, ठीक है, अगर आप बड़ी हैं तो आपको जो आपके साथ जो स्टूडेंट है आपको उनकी भावना का सम्मान करना है, उसके साथ सही शब्दों का प्रयोग करना है, सही भाषा का प्रयोग करना है, किसी तरह का भेदभाव नहीं करना, उनका सम्मान करना है, और एक जो फ्रेंडली रिलेशनशिप आपको डेवलप करना है। इसके अलावा आपसी बातचीत को पूर्ण रूप से गोपनीय रखना है। आपकी आपस में जो भी बातचीत हो, ये नहीं कि आप दूसरों को बता दें, नहीं, किसी को नहीं बताना। हाँ, अगर जरूरत पड़े, ज्यादा जरूरत पड़े तो टीचर या काउंसलर से उन्हीं को बताना है। समस्याओं के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन लेना चाहिए। अगर मान लो एक बडी के रूप में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है सामने वाले स्टूडेंट की जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप टीचर से हेल्प ले सकते हैं। और द स्टूडेंट शुड बी हेल्प ओनली इन स्कूल वर्क, की विद्यालय कार्य में केवल शिक्षार्थी की सहायता करनी है। ऐसा नहीं कि आप जो एक बॉडी के रूप में आप सामने वाले का होमवर्क करने बैठ गए, उसका काम करने बैठ गए, नहीं, आपको सिर्फ उसको डायरेक्शन देना है, उसको बताना है कैसे करना है, उसका काम नहीं करना, सिर्फ आपको उसको बताना है कि कैसे करना है, उसकी सिर्फ हेल्प करनी है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है इसकी भी हम बात करते हैं। बडी हैज टू इन्वेस्ट मोर टाइम एंड एनर्जी। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो बडी सिस्टम एक पेयर बना दिया गया, आपको बडी बना दिया गया, साथ में एक स्टूडेंट, आप मतलब आप एक स्टूडेंट के साथ आपका पेयर बना दिया गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमेशा आपके पास टाइम, इतना टाइम हो कि आप उसको हर चीज़ बता सको, हर चीज़ में उसकी हेल्प कर सको, तो बहुत बार ऐसा मुश्किल होता है। तो अगर कोई बडी बनता है तो उसको मतलब सामने वाले को उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा आपकी एनर्जी लगती है, और ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये साथी की ड्यूटी और जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि आपके लाइफ में आपके बहुत सारे काम हो, आपकी अपनी खुद की पढ़ाई हो, तो आप दूसरों की इतनी हेल्प ना कर पाओ। कई बार बड़ी सिस्टम में भी ये हो सकता है, अगर बड़ी अपना काम ठीक से ना करे तो सामने वाले को गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, उसको सही से गाइड नहीं कर सकता, तो जो दूसरा स्टूडेंट है उसको दिक्कत हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि एक आप बड़ी हैं, ठीक है, तो सामने वाले स्टूडेंट आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो जाए, अब वो काम अपने आप से ना करे, हर चीज आपसे पूछे, बार बार आपके ऊपर निर्भर हो जाए, तो ये भी एक मुश्किल हो जाती है। और बडी में गिव इनकम्प्लीट डिटेल विच में लीड टू एरर, की साथी जो है बडी है अगर अधूरे विवरण दे, आपको सही से चीज़ों को ना बताए, तो इस कारण भी गलतियां हो सकती हैं। तो इसके कुछ आप कह सकते हो कि लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस हैं।
अब हम बात करते हैं थिंग्स टू कंसिडर टू मेक द बॉडी सिस्टम अ सक्सेस की साथी प्रणाली को सफल बनाने के लिए आवश्यक बातें क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, द बॉडी शुड बी फुली ट्रेन एंड प्रोफिशिएंट इन द सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग की साथी जो होना चाहिए बॉडी जिसको बनाया जाए वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए और साथ ही साथ जो अपना सब्जेक्ट है पढ़ाई उसमें भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों की हेल्प तभी कर सकेंगे ना जब आप उस काबिल होंगे। साथ ही अपने साथी की सहायता के लिए तैयार हो और बडी उसको ही बनाना चाहिए जो सामने वाले की हेल्प के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं कि आप मतलब एक बडी के रूप में आप किसी की हेल्प ना करें, आपका मन ना हो हेल्प करने का और आपको जबरदस्ती बडी बना दिया, और जबरदस्ती बडी बना दिया तो आप कैसे हेल्प करेंगे। द वीक स्टूडेंट शुड बी एक्सेप्टेड एज हर इज बडी कि असमर्थी जो शिक्षार्थी है, ठीक है, उसको आप अपने साथी के तौर पर आपको स्वीकार करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसका सम्मान करें। द बडी रिस्पेक्ट द फीलिंग एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज वीक पार्टनर कि साथी बॉडी को जो उसका जो वीक पार्टनर है, ठीक है, उसकी भावना और अपेक्षाओं का हमेशा सत्कार करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात करेंगे कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती क्या है और इंक्लूसिव एजुकेशन में इसका क्या महत्व है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्टिव टीचिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा में चिंतनशील शिक्षण। तो देखिए, जब हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात करते हैं ना, तो अब टीचिंग को रिफ्लेक्टिव क्यों कह रहे हैं। आप एक टीचर के तौर पर आप क्लास में गए, आपने बच्चों को पढ़ाया, आपने बच्चों को समझाया, तो आपने टॉपिक बच्चों को पढ़ा दिया, यहाँ तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती, बल्कि आपको ये भी पता करना है कि जो आपने पढ़ाया है क्या सच में वो बच्चों को समझ में आया है, क्या जो बच्चों की नीड थी, जो बच्चों का इंटरेस्ट था, उसको ध्यान में रखकर आपने बच्चों को सिखाया है। तो जब हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात करते हैं ना, तो टीचिंग का तो मतलब पढ़ाना होता है, लेकिन रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब है कि आपने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद आपने इस चीज़ का पता लगाया कि आपने कितना बेहतर तरीके से पढ़ाया, क्या बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव कि आप अपने टीचिंग जो आपने की है उसको आप फिर रिफ्लेक्ट किस तरह से कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता लगाना। इट इज एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने की एक प्रभावी विधि है, क्योंकि अगर शिक्षण बेहतर होगा, टीचिंग बेहतर होगी, तो लर्निंग अपने आप बेहतर होगी। इट रिफर्स टू टीचर कंस्टेंटली रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस की इससे अभिप्राय क्या है, शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षण अभ्यासों पर निरंतर चिंतन करने से है कि भाई एक टीचर के तौर पे आप क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो आपको इस चीज के बारे में लगातार सोचना कि जो आप पढ़ा रहे हो क्या सही तरीके से पढ़ा रहे हो, क्या आप जो मेथड यूज कर रहे हो क्या वो बच्चों के अकॉर्डिंग है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग है, क्या बच्चों को सही तरीके से समझ में आ रहा है। तो मतलब लगातार अपने टीचिंग के बारे में, अपने शिक्षण के बारे में चिंतन करना, ताकि आप अपने टीचिंग को और बेहतर कर सको। शिक्षार्थियों के अधिगम की बेहतरी हेतु शिक्षक अपने प्रयासों का निरंतर मूल्यांकन करते हैं कि आप एक टीचर के तौर पर जब आप क्लास में जा रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो लगातार आप जो एफर्ट्स कर रहे हो, जो आप टीचिंग एड यूज कर रहे हो, आप जिन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, जिन मेथड्स का यूज कर रहे हो, तो लगातार आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो, उसका मूल्यांकन कर रहे हो कि आपकी टीचिंग कितने सही तरीके से हो रही है या नहीं, बच्चों को सही तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं। दिस प्रोसेस अलाउ टीचर टू चेक देयर स्ट्रेटेजीज की यह प्रक्रिया शिक्षकों को अपनी रणनीतियों की जांच करने की अनुमति देती है, ताकि टीचर को ये पता चल सके कि वो जिस प्लानिंग के साथ, जिस योजना के साथ क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो योजना सफल हो रही है कि नहीं, क्या बच्चे सही से समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप सही से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, आपको अपनी टीचिंग में और कहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है। इट अलाउज टीचर टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ देयर टीचिंग ऑन द लर्निंग ऑफ द लर्नर्स की यह शिक्षकों को शिक्षार्थियों के अधिगम पर उनके शिक्षण के प्रभाव की जांच करने की अनुमति देता है कि आपकी जो टीचिंग है उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों को सही से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके लिए आप बच्चों से आप मतलब फीडबैक भी आप टाइम टू टाइम ले सकते हैं। दिस गिव टीचर अ चांस टू इम्प्रूव देयर टीचिंग स्किल कि इससे शिक्षकों को अपने शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीचिंग रिफ्लेक्टिव हो, तो हमें हमेशा इस चीज़ की जांच करनी है कि हम जो पढ़ा रहे हैं क्या सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चों को सही तरीके से समझ में आ रहा है। तो आपको लगातार फीडबैक लेते रहना चाहिए।
द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट इंप्रूव। तो इससे क्या होगा, अगर आपकी टीचिंग बेहतर होगी, आप सही तरीके से बच्चों के अकॉर्डिंग आप उनको पढ़ाओगे, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उनको पढ़ाओगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चों की जो लर्निंग है उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा, उसमें भी सुधार होगा। टीचर्स आर एबल टू प्रोवाइड अ बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा, शिक्षक विद्यार्थियों को बेहतर अधिगम अनुभव प्रदान करने में सक्षम होते हैं। अब इसके हम की एस्पेक्ट की बात करते हैं, की एस्पेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखिए, जब हम इसके की एस्पेक्ट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो टीचर्स रेगुलरली इवेल्युएट देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस की, शिक्षक नियमित रूप से अपने शिक्षण अभ्यासों का मूल्यांकन करते हैं ताकि उनको पता चलता रहे कि जो पढ़ा रहे हैं क्या सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सही तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। टीचर्स यूज स्टूडेंट फीडबैक, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड अदर डाटा की, शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों की प्रतिक्रियाएं लेते हैं, क्लास में पढ़ाते हुए बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, उनको देखते हैं कि क्या सच में उनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। और अदर डाटा है कि जो बच्चों का एग्जाम होते हैं, जो उनके टेस्ट होते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है उससे भी, क्योंकि अगर बच्चों का रिजल्ट बेहतर है तो उससे टीचर को लगेगा कि नहीं, हाँ मैं सही से पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग लर्निंग सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर मान लो बच्चों का रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो मतलब टीचर जिस तरीकों से पढ़ा रहा है उसमें चेंज करने की जरूरत है। तो टीचर्स रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वर्क, व्हाट डज नॉट एंड व्हाई। तो टीचर इस बात पर, मतलब जो उसकी टीचिंग है तो उसमें इस बात पर रिफ्लेक्ट करता है, इस चीज का पता लगाता है कि जो क्या जो पढ़ा रहा है वो कारगर है या नहीं है। अगर कारगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसको जब हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग का, तो इट इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो टीचर प्लानिंग कर रहा है, जो योजना बना रहा है, वो बच्चों की नीड को, बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही प्लानिंग कर रहा है, ताकि बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो इसलिए हम इसको लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हम कह रहे हैं। तो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, की एक चक्री प्रक्रिया है। चक्री इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि टीचर लगातार बच्चों को पढ़ा भी रहा है, तो इस चीज को बार बार इसकी जांच भी कर रहा है कि उसकी टीचिंग क्या सही है या नहीं है, तो लगातार बच्चों को फीडबैक भी लेता रह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, की एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें निरंतर सुधार होता रहता है। शिक्षक अपने अनुभवों के आधार पर अपने अभ्यासों का लगातार पुरस्कृत करते हैं, लगातार बच्चों को पढ़ाते हैं, हर रोज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर रोज नई चीजें सीख रहे हैं, बच्चों का फीडबैक मिल रहा है। तो इससे टीचर को पता चल रहा है कि उनकी मतलब उनकी जो टीचिंग है उसमें क्या कमी है, क्या बेहतरी है, कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। तो अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी टीचिंग रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए, ताकि आपको पता चलता रहे, लगातार आप इस चीज़ को अवेयर, मतलब इस चीज़ को लेकर अवेयर रहें कि आप जो टीचिंग कर रहे हैं क्या सच में वो अच्छी टीचिंग है, क्या बच्चों को सच में समझ में आ रहा है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आ रही। तो जब आपको ये चीज़ें पता चलेगी तो आप लगातार अपनी टीचिंग में इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे। इसके एडवांटेज क्या हैं हम उसकी बात करते हैं। तो इट इज एन इफेक्टिव मेथड टू इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने की एक प्रभावी विधि है। यह प्रक्रिया शिक्षक को अपनी रणनीतियों की जांच करने की अनुमति देता है, ताकि टीचर को पता चल सके कि जो जिस योजना के साथ, जिस प्लानिंग के साथ वो क्लास में जाके बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या वो सफल हो रही है कि नहीं। इससे शिक्षकों को अपने शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने का मौका मिलता है, विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव में सुधार होता है। इट फोकसेस ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स, की शिक्षार्थियों की आवश्यकता और रुचि पर ध्यान रखती है, इस पर केंद्रित है। शिक्षक अपने अनुभवों के आधार पर अपने अभ्यासों को लगातार परिष्कृत करते हैं, उसमें सुधार करते हैं। टीचर कैन आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, के शिक्षक सुधार के क्षेत्रों की पहचान करते हैं और शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप बेहतर शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके और विद्यार्थियों की सहभागिता और शैक्षणिक सफलता में सुधार होता है। तो इससे क्या होता है कि जब टीचर लगातार इस चीज को फीडबैक लेते रहते हैं ना, अपनी टीचिंग में इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, तो इससे क्या होगा, क्लास में बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, उनकी सफलता में सुधार होगा, कक्षा में शिक्षार्थियों के जुड़ाव और स्वीकृति की भावना को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षकों को अपने कौशल और ज्ञान को विकसित करने में मदद मिलेगी। और इससे क्या होगा, टीचर बिकम मोर इफेक्टिव एंड अडेप्टेबल टीचर, की वे अधिक प्रभावी और अनुकूलनीय शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, आपने प्राइमरी स्कूल या प्री प्राइमरी स्कूल में बच्चों को देखा होगा, उनको अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है, अलग अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है, अलग अलग एक्टिविटीज होती है।
कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जहाँ पर बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे खेल कूद है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जहाँ पर बच्चे चीजों को महसूस करके सीखते हैं, जैसे उनको गर्म ठंडा ये चीजें बताई जाती है, अलग अलग शेप्स बच्चों के सामने रखे जाते हैं, बच्चा उसको टच करके उनको आइडेंटिफाई करता है। बहुत बार बच्चों को अलग अलग वॉइसेस साउंड सुनाई जाते हैं, बच्चा उसको पहचानता है, बच्चा चीजों को देखकर ही पहचानता है। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, और बच्चों का जो आप कह सकते हो कि सेंसरी लर्निंग होती है। और यही बात जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन में करते हैं ना, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जैसे इस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग के वीडियोस में भी हमने बात की थी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में टोटल 21 टाइप्स बताए थे डिसेबिलिटी के, मतलब 21 अलग अलग टाइप्स। और नॉर्मल बच्चे, जब सभी बच्चे एक स्कूल में आके पढ़ते हैं तो उनको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, और एक क्लास में बच्चे जब सारे आते हैं तो इंक्लूसिव क्लासरूम। तो ऐसे में सभी बच्चों की अलग अलग नीड है। एक बच्चा सुन नहीं सकता, मतलब वो बच्चा देख कर सीखेगा। एक बच्चा ऐसा है जो बोल नहीं सकता, ठीक है, तो उसके लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। एक बच्चा वो है जो देख नहीं सकता, तो उसके लिए जैसे ब्रेल, वो महसूस तो कर सकता है, सुन तो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो अलग अलग नीड होती है, तो उसी हिसाब से मल्टी सेंसरी टीचिंग बच्चों को मतलब मल्टी सेंसरी टीचिंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि उनकी नीड के हिसाब से बच्चों को सिखाया जा सके, उनको पढ़ाया जा सके। तो आज की इस वीडियो में हम मल्टी सेंसरी टीचिंग की बात करेंगे कि मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या होती है और इसमें किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी सेंसरी टीचिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा में बहु इंद्रिय शिक्षण। तो देखिए, जब हम मल्टी सेंसरी टीचिंग की बात करते हैं ना, तो इट इज हाईली इफेक्टिव अप्रोच इन इंक्लूसिव एजुकेशन की बहु इंद्रिय शिक्षण समावेशी शिक्षा में एक अत्यधिक प्रभावी दृष्टिकोण है। ये अत्यधिक प्रभावी क्यों है, ये हाईली इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें इंडिविजुअल नीड का ध्यान में रखा जाता है, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि ये जब हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं तो अलग अलग नीड वाले बच्चे हैं, तो जिसकी जैसी नीड है उसको उस हिसाब से सिखाया जाए। अलग अलग, चाहे हम ऑडियो एड्स की बात करते हैं, विजुअल एड्स की बात करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स की बात करते हैं, अलग अलग और जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी बात करते हैं, तो बच्चों की नीड के हिसाब से क्लास में ये सारे इक्विपमेंट्स जो उसको यूज किया जाए, ताकि जो बच्चा सुन नहीं सकता वो बच्चा देख कर सीखे, जो बच्चा देख नहीं सकता वो बच्चा सुनकर सीखे, महसूस करके सीखे। तो जिसकी जैसी नीड है उस हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए। तो इसीलिए मल्टी सेंसरी टीचिंग के थ्रू, मतलब मल्टी सेंसरी जो टीचिंग होती है इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। इट इन्वॉल्व्स एंगेजिंग मल्टीपल सेंसेस टू फैसिलिटेट लर्निंग, की इसमें अधिगम को मतलब सुविधाजनक बनाने के लिए कई इंद्रियों को शामिल करना शामिल है। बच्चा देखकर भी चीजों को सुनेगा, बच्चा स्मेल करके भी चीजों को सीखेगा, बच्चा महसूस करके भी चीजों को सीखेगा, बच्चा सुनकर भी चीजों को सीख सकता है। तो इसमें अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिए कई इंद्रियों को शामिल किया जाता है। इसमें चाहे हम विजुअल की बात करें, ऑडिटरी की बात करें, कानेस्थेटिक की बात करें, टैक्टाइल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, जैसे टैक्टाइल एलिमेंट्स की हम बात करते हैं कि बच्चा महसूस करके चीजों को जाने, चीजों को समझे। इट एम्स टू क्रिएट एन एंगेजिंग एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर लर्नर्स, की इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों के लिए आकर्षक और प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाना। क्यों बनाना? ताकि कोई भी बच्चा क्लास में अपने आप को अलग थलग महसूस ना करे, सभी बच्चों को सीखने का, समझने का मौका मिले। नॉर्मली जैसे हम स्कूल में देखते हैं ना, कि स्कूल में जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको शामिल तो कर लेते हैं, लेकिन वहां पर मल्टी सेंसरी जो अप्रोच है उसको फॉलो नहीं किया जाता, बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो खुद को अलग थलग महसूस करते हैं, लेकिन जब मल्टी सेंसरी टीचिंग होती है तो सभी बच्चे अपने आप को क्लास में इंक्लूड महसूस करते हैं। इट इंक्रीजेज द एकेडमिक सक्सेस ऑफ लर्नर विद डाइवर्स एबिलिटीज, कि यह विविध क्षमताओं वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनकी शैक्षणिक सफलता में वृद्धि करता है। इट इंक्रीजेज द अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी रिटेंशन
ऑफ लर्नर्स विद डाइवर्स एबिलिटी, कि यह विविध क्षमता वाले शिक्षार्थियों की समझ और स्मृति प्रतिधारण में वृद्धि करता है, क्योंकि जिस बच्चे की जैसी नीड है, जिस बच्चे का जो सेंस काम करता है, उसके हिसाब से बच्चा चीजों को सीख रहा है। कुछ बच्चे साइन लैंग्वेज के थ्रू सीख रहे हैं, कुछ बच्चे महसूस करके सीख रहे हैं, कुछ बच्चे देख कर सीख रहे हैं, कुछ बच्चे सुनकर सीख रहे हैं। तो दिस अलाउ टीचर टू क्रिएट अ सपोर्टिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इससे शिक्षक एक सहायक और आकर्षक शिक्षण वातावरण बना सकते हैं। दिस अप्रोच इज हेल्पफुल इन मीटिंग द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर्स, की यह दृष्टिकोण शिक्षार्थियों की जो विविध आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में सहायक है। अब हम बात करते हैं मल्टी सेंसरी टेक्निक्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन की। समावेशी शिक्षा में बहु इंद्रिय तकनीकें कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें आता है विजुअल, जैसे चार्ट पेपर हो गया, इमेज हो गया, चित्र हो गए, वीडियो हो गया। तो वीडियो में विजुअल भी आ जाता है, ऑडियो भी आ जाता है, दोनों चीज में शामिल हो जाती है। ऑडिटरी की अगर हम बात करें तो म्यूजिक हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। काइनेस्थेटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खेल कूद, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, जहाँ पर बच्चा खुद से चीजों को करके सीखता है। टैक्टाइल की बात करें तो यहाँ पर फिर टेक्सचर्स की हम बात कर सकते हैं, सेंसरी टूल्स की बात कर सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग शेप्स होते हैं। अब जैसे अगर हम ब्रेले की बात करते हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते, तो ब्रेले में भी क्या होता है कि वो बच्चा वो जो बुक्स होती हैं, ठीक है, उसमें डॉट डॉट करके होते हैं, बच्चा उसको अपनी फिंगर से उसको मतलब टच करता है और उसी हिसाब से वो चीजों को सीखता है। तो यहाँ पर ये चीजें आ जाती हैं। की एस्पेक्ट ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन की समावेशी शिक्षा में बहु इंद्रिय शिक्षण के प्रमुख पहलू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो आपने इसकी टेक्निक्स तो आपको पता चल गई। अब इसके जो महत्व क्या है, इसके की एस्पेक्ट क्या है, उसकी हम बात करते हैं। लर्नर्स लर्निंग कैन बी स्ट्रेंथन बाय मल्टी सेंसरी टेक्निक्स की, जो अलग अलग टेक्निक्स की हमने बात की थी, तो उसके द्वारा शिक्षार्थियों के अधिगम को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। टीचर्स कैन आस्क लर्नर्स टू लिसन टू लेक्चर, कि जो बच्चे देख नहीं सकते, टीचर उनको कह सकते हैं कि भाई तुम सुनकर चीजों को सीखो, और जो बच्चे सुन नहीं सकते उनको कह सकते हैं कि तुम देखकर चीजों को सीखो। और जो बच्चे मतलब देख नहीं सकते तो उनको और कि तुम चीजों को स्पर्श करो, उसको टच करो, टैक्टाइल एलिमेंट्स हैं उनके सामने, उस बच्चे को, बच्चा उसको क्या करेगा, उसको महसूस करेगा और उस हिसाब से फिंगर्स के से महसूस करके, टच करके उसको सीखेगा। तो मल्टी सेंसरी टीचिंग अडॉप्ट डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन की बहु इंद्रिय शिक्षण विभेदित जो निर्देश है उसको अपनाता है। मतलब अलग अलग बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो उनके डिफरेंसेस के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए। तो दिस कैन मीट द इंडिविजुअल नीड ऑफ लर्नर्स, कि इससे शिक्षार्थियों की जो व्यक्तिगत आवश्यकता है ना उसको पूरा किया जा सकता है। जैसे मोबाइल फोन भी देखते हैं ना, कि बहुत सारे मोबाइल फोन में फीचर्स होते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच होता है, कि जो देख नहीं सकते वो सुनकर ही मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं, या वॉइस से ही उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी सच एज टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, जो अलग अलग नीड वाले बच्चे हैं उनकी हेल्प की जा सकती है। दिस टूल्स प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड, की यह उपकरण विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं। इससे उन्हें सीखने की गतिविधियों में प्रभावी रूप से भाग लेने की अनुमति मिलती है। बच्चा खुद को क्लास में सबके साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है, खुद को इंगेज महसूस करता है, जिससे उसका मोटिवेशन बढ़ता है। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं कि इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो इट रिकॉग्नाइजेस दैट नॉट ऑल लर्नर्स लर्न इन द सेम वे, कि यह मानता है कि सभी शिक्षार्थी एक ही तरीके से नहीं सीख सकते। एक बच्चा जो देख नहीं सकता, एक बच्चा जो सुन नहीं सकता, एक जो बच्चा बोल नहीं सकता, अलग अलग सबकी दिक्कतें, तो सभी एक तरीके से नहीं सीख सकते। तो इसलिए सबको अलग अलग तरीके से सिखाया जाए, जो जैसे सीख सकता है, जिसकी जैसी नीड है उस हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए। इट प्रोवाइड मल्टीपल avenues फॉर लर्नर्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, की यह शिक्षार्थियों तक जानकारी पहुंचने के लिए कई रास्ते प्रदान करता है। इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेंसेस कैन इंप्रूव मेमोरी, कि कई इंद्रियों को शामिल करके इससे क्या होता है कि बच्चों की जो मेमोरी है शार्प होती है, चीजों को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। बहु इंद्रिय गतिविधियां सीखने को अधिक मजेदार बनाती है, और इससे क्या होता है कि जब बच्चों को अलग अलग माध्यम से, बच्चे को के सामने ऑडियो है, वीडियो है, ये अलग अलग तरीके हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो सीखना हो जाता है वो काफी आप कह सकते हो कि इंजॉयबल हो जाता है। लर्निंग कैन बी मेड इफेक्टिव बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, की विभिन्न तकनीकों के उपयोग के द्वारा अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है।
और जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है जैसे डिसलेक्सिया है, इस तरह के बच्चों के लिए भी काफी उपयोगी होता है इस तरह की टेक्नोलॉजी। दिस एनकरेजेस लर्नर टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। तो इससे क्या होता है कि बच्चा लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, भागीदार बनता है, और यह सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अधिक आकर्षक सीखने के अनुभव को बढ़ावा दे सकता है। एक टाइम ऐसा था कि इवैल्यूएशन का मतलब सिर्फ रिटन एग्जाम से होता था। आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, आपने क्वेश्चंस का आंसर शीट पे किया, नंबर अच्छे आए तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, और अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो आपको फिर सोसाइटी में आपको क्रिटिसाइज किया जाता था। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते थे जो पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे लेकिन अदर एक्टिविटीज में अच्छे होते थे। कोई खेल कूद में अच्छा होता था, कोई म्यूजिक में, कोई डांस में, कोई पेंटिंग में। तो इस तरह से बच्चों की अपनी अपनी स्किल होती थी। लेकिन जब इवैल्यूएशन का मतलब रिटन एग्जाम होता था तो ऐसे में बच्चों का क्लास में इंक्लूजन मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में की अगर हम बात करें तो सिर्फ इवैल्यूएशन में रिटन एग्जाम को नहीं लिया जाता बल्कि अदर एक्टिविटीज कि बच्चा पढ़ाई के अलावा और किन किन एक्टिविटीज में अच्छा है उसको भी इसका पार्ट बनाया गया है। और अब हम देखते हैं कि रिटन एग्जाम के साथ साथ असाइनमेंट भी होते हैं, प्रेजेंटेशन भी होता है, प्रोजेक्ट भी होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज भी आ गई है। तो इससे क्या होता है, इससे क्लास में बच्चों का जो इंक्लूजन है, समावेशन है, थोड़ा आसान हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इवैल्यूएशन की अलग अलग स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजीज ऑफ इवैल्यूएशन टू फैसिलिटेट इंक्लूजन इन क्लासरूम, की कक्षा में समावेशन को सुगम बनाने के लिए मूल्यांकन की रणनीतियां। तो देखिए, कक्षा में मूल्यांकन के द्वारा समावेशन की सुगमता हेतु विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। आज की डेट में देखें तो अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा क्लास में बच्चों का समावेशन और आसान बनाया जा सके। तो वेरियस मेथड आर यूज टू फैसिलिटेट इंक्लूजन थ्रू इवैल्यूएशन इन द क्लासरूम। इट इज एंश्योर दैट इवैल्यूएशन इज फ्लेक्सिबल। इस चीज को एंश्योर किया जाता है कि इवैल्यूएशन जो फ्लेक्सिबल हो, एक्सेसिबल हो एंड लर्नर सेंटर्ड हो, कि मतलब जो भी बच्चों का इवैल्यूएशन लिया जाए बच्चों के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं, आजकल तो हम देखते हैं कि आप प्रोजेक्ट भी दो तो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं, आप प्रेजेंटेशन भी दो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं, आप असाइनमेंट भी दो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आज के टाइम का जो एक पैटर्न है कि बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर ही जो अलग अलग इवैल्यूएशन के तरीके आ गए हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा बच्चों के लिए आप देखोगे कि चीजें आसान हुई है। तो इट इज ऑल्सो इंश्योर दैट द डाइवर्सिटी ऑफ द क्लास इज रिस्पेक्टेड। तो इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कक्षा की विविधता का सम्मान किया जाए। बच्चे की जैसी स्किल है, जैसा काबिलियत है, उसके हिसाब से उसको अलग अलग वर्क दिए जाएं, असाइनमेंट दिए जाएं। अब पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इज प्रोमोटेड इन द क्लासरूम, की कक्षा में सकारात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चे की जो अपनी उसका जो व्यक्तित्व है उसका सम्मान किया जा सके। अब सिर्फ बच्चे को एक ही चीज पर जज ना किया जाए कि बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है, नंबर अच्छे आ रहे हैं तो अच्छा है, नहीं आ रहे तो अच्छा नहीं है, सिर्फ इस पर जज ना किया जाए। अब पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इज प्रोमोटेड इन द क्लासरूम, के कक्षा में सकारात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा दिया जाए। बच्चा अगर पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में भी अच्छा है तो उसको भी अप्रिशिएट किया जाए। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज टू फैसिलिटेट इंक्लूजन इन द क्लासरूम, के कक्षा में समावेशन को सुगम बनाने के लिए कुछ मूल्यांकन की रणनीतियां। तो इसमें सबसे पहले हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो लगातार रेगुलर बेस पे चलता है, ठीक है, कि क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्लास में भी आप टीचर आपको पढ़ाते हुए बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है ताकि उसको पता चले कि आप ठीक से सीख रहे हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, ठीक है। फिर हम फ्लेक्सिबल असेसमेंट ऑप्शन की बात करते हैं। ये भी एक नया तरीका है। जैसे आपके बीएड में भी होता है कि आपको प्रेजेंटेशन भी देना होता है, आपको प्रोजेक्ट भी मिलते हैं, पोर्टफोलियो भी मिलते हैं। तो इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज भी आपको मिलते हैं, असाइनमेंट भी आपको मिलते हैं, टास्क मिलते हैं। तो इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा सीसी की अगर हम बात करें कि 2009 में आया था कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसमें एक अच्छी बात क्या थी कि बच्चों का रेगुलर बेस पर इवैल्यूएशन करना है, और साथ ही साथ इवैल्यूएशन में सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, पढ़ाई लिखाई के अलावा खेल कूद और जो एक्टिविटीज है उसको भी इवैल्यूएशन का पार्ट बना दिया जाए, ठीक है। तो ये भी एक काफी अच्छी चीज थी। और टीचर टीचर कोलेबोरेशन की अगर हम बात करें तो देखिए,
एक क्लासरूम की बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, टीचर्स आके बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में टीचर अपनी अपनी क्लास में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो टीचर्स बच्चों के बारे में अच्छे से जानते हैं। कुछ बच्चे एक क्लास में अच्छे हैं, एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो दूसरे में नहीं है, कुछ बच्चे दूसरे में अच्छे नहीं तो तीसरे में अच्छे नहीं है। तो ऐसे में बच्चों का अगर इवेल्युएशन किया जाए तो टीचर्स में आपस में भी इस तरह से कांटेक्ट होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, ताकि बच्चों के बारे में सही से जाना जा सके, समझा जा सके, तो उस तरह से बच्चों का इवेल्युएशन हो। और लर्नर्स इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें इवेल्युएशन में लर्नर्स की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ठीक है। लर्नर्स को इस तरह के मौके दिया जाए ताकि वो खुद को असेस कर सके। इन्वॉल्व लर्नर्स इन द असेसमेंट प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। जैसे आपके बीएड में भी होता है ना, आप इंटर्नशिप में जाते हैं तो वहाँ पर पीयर ऑब्जर्वेशन जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि बच्चा खुद को असेस करे कि वो कितना काम कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा। और पीयर असेसमेंट, कि बच्चे के जो क्लासमेट हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपने पीयर को असेस कर सके। और पेरेंट्स गार्जियन इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें साथ ही साथ पेरेंट्स एंड गार्जियन की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। कम्युनिकेटिंग रेगुलरली विद पेरेंट्स गार्जियन अबाउट देयर चाइल्ड्स प्रोग्रेस एंड असेसमेंट ऑफ देयर लर्निंग, कि माता पिता अभिभावकों के साथ नियमित रूप से उनके बच्चे के जो प्रोग्रेस है उसके बारे में संवाद किया जाए, ताकि जो पेरेंट्स हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो, और इससे क्या होगा, बच्चे भी एक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से क्या किया जा सकता है, बच्चों का इवैल्यूएशन किया जा सकता है। आप सभी ने जब अपना बोर्ड एग्जाम दिया होगा 10th और 12th का, तो उस टाइम आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, डिफरेंटली एबल स्टूडेंट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में इनके लिए अलग से अरेंजमेंट होती है, इनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, इनके लिए अलग से क्वेश्चन पेपर भी होते हैं, और कई बार सेम क्वेश्चन पेपर में इनके लिए अलग से क्वेश्चन होते हैं। जो बच्चे देख नहीं सकते उनकी हेल्प के लिए एक अलग से स्टूडेंट मिलता है, रीडर मिलते हैं उनको। जो बच्चे लिख नहीं पाते, लिखने में दिक्कत होती है, उनको राइटर मिलते हैं। और जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, डिसकैलकुलिया जो ये वाली दिक्कत है, तो उन बच्चों के लिए कैलकुलेटर की फैसिलिटीज भी मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, चाहे सीबीएसई के जो एग्ज़ाम होते हैं, आईसीएसई के जो एग्ज़ाम होते हैं, और भारत में और भी जो बोर्ड्स हैं, उनके जब इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं तो इनके लिए अलग से फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्रोविजंस पर्टेनिंग टू अपियरिंग इन एग्जामिनेशन फॉर फैसिलिटेटिंग डिफरेंटली एबल स्टूडेंट, जिसमें हम सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में क्या प्रोविजन है हम उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजंस पर्टेनिंग टू अपियरिंग इन एग्जामिनेशन फॉर फैसिलिटेटिंग डिफरेंटली एबल स्टूडेंट, सीबीएसई एंड आईसीएसई की हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, और कोई डाउट हो तो लास्ट में क्वेश्चन करके जरूर पूछिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम सीबीएसई और आईसीएसई की बात करते हैं ना, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और अगर आईसीएसई की बात करते हैं तो इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो दो बोर्ड है। और ये जो दो बोर्ड है नेशनल लेवल के बोर्ड माने जाते हैं। सीबीएसई तथा आईसीएसई राष्ट्र स्तर पर भारत में दो प्रमुख शिक्षा बोर्ड हैं। और दोनों में फर्क क्या है, अगर हम सीबीएसई की बात करें तो एक सरकारी बोर्ड है, मतलब ये जो बोर्ड है भारत सरकार के द्वारा संचालित है। और अगर आईसीएसई की बात करें तो एक निजी बोर्ड है, ठीक है। तो दीज बोर्ड आर एफिलेटेड टू वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, की ये बोर्ड विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयों से संबंधित है। भारत में हम देखते हैं कि हजारों स्कूल जो हैं वो सीबीएसई से एफिलेटेड है या आईसीएसई से एफिलेटेड है। सीबीएसई बोर्ड इज गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, की सीबीएसई बोर्ड का संचालन कौन करता है, भारत सरकार करती है। और अगर आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो आईसीएसई भारत में विद्यालय शिक्षा के लिए एक निजी बोर्ड है, एक प्राइवेट बोर्ड है। दिस टू बोर्ड आर द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, कि भारत में दोनों बोर्ड सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हैं, इसलिए हम इन दोनों बोर्ड्स की बात कर रहे हैं। ये प्रतिवर्ष राष्ट्र स्तर पर बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। आपने भी इन्हीं बोर्ड से अपने बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने। इन दिस एग्जाम स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू डिफरेंटली एबल लर्नर्स के। और हम ये भी देखते हैं कि जब इस तरह के बोर्ड एग्जाम होते हैं तो जो स्पेशल लर्नर्स होते हैं, डिफरेंटली एबल लर्नर्स होते हैं, दिव्यांग होते हैं, इनके लिए अलग से फैसिलिटीज दी जाती है, अलग से सुविधाएं दी जाती हैं।
भिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की परीक्षा हेतु नियम तथा कानून बनाए गए हैं कि जो बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर उनको किसी तरह की तकलीफ है तो उनको उस हिसाब से सुविधाएं दी जाती हैं। तो हम उन्हीं फैसिलिटीज की बात करेंगे, सुविधाओं की बात करेंगे। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन एग्जाम, की परीक्षा में विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं। कौन से विद्यार्थियों को? जो स्पेशल बच्चे हैं, जो डिफरेंटली एबल चाइल्ड हैं, जो दिव्यांग हैं। तो इनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है? एक्स्ट्रा टाइम। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी आर गिवन एक्स्ट्रा टाइम बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द एग्जाम, के एग्जाम के लेंथ के आधार पर इनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, और ये एक्स्ट्रा टाइम 15 मिनट से लेकर 1 आवर तक का हो सकता है। और इसके अलावा इनके लिए सेपरेट क्वेश्चन पेपर होते हैं, और कई बार अगर अलग से क्वेश्चन पेपर नहीं तो सेम क्वेश्चन पेपर में इनके लिए अलग से क्वेश्चन भी होते हैं। आपने अक्सर अपने बोर्ड के जब क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहां पर स्पेशली मेंशन किया होता है, ठीक है। तो अलग से क्वेश्चन पेपर भी होते हैं, और कई बार सेम क्वेश्चन पेपर में इनके लिए अलग से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन, अलग से क्वेश्चन पेपर होते हैं, और कई बार सेम क्वेश्चन पेपर में इनके लिए अलग से क्वेश्चन होते हैं। जैसे हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, अर्थशास्त्र, तो ऐसे में हमें देख देख सकते हैं। और रीडर, बहुत बार जो बच्चे देख नहीं सकते, ठीक है, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो उनको अगर इस तरह की कोई दिक्कतें होती हैं तो रीडर भी होते हैं, उनके लिए राइटर भी उनको दी जाती हैं, इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि ये जो रीडर होते हैं, राइटर होते हैं, क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं, और जो बच्चे देख नहीं सकते फिर उस हिसाब से वो आंसर टिक करने के लिए बोलते हैं। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है या जो लिखना होता है, वो इनको बोलते हैं, रीडर को या राइटर को, तो ये पढ़ते भी हैं और इसको लिखते भी हैं, ठीक है। तो अलग अलग फैसिलिटीज दी जाती है। कैलकुलेटर, जिन बच्चों को डिसकैलकुलिया वाली दिक्कत होती है, मैथ्स में जिसको समस्याएं होती हैं, तो जो डिसकैलकुलिया से पीड़ित होते हैं तो उनको कैलकुलेटर भी दी जाती है। और स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर भी होते हैं। जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, तो स्टूडेंट में बी परमिटेड टू यूज स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर विद प्रायर अप्रूवल, तो उनको पहले से इस चीज के लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो उनको स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर दिया जाता है ताकि वो पढ़ सकें और उस हिसाब से अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकें। कंप्यूटर और टाइपराइटर, तो कई बार विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है, उनको परमिट इस चीज की परमिशन दी जाती है कि कंप्यूटर और टाइपराइटर टू राइट आंसर, कि दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को उत्तर लिखने के लिए कंप्यूटर या टाइपराइटर का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। स्क्रीन रीडर दिया जाता है, कंप्यूटर टाइपराइटर दिया जाता है, ताकि बच्चे इसको रीड करके क्वेश्चन को पढ़ें और उसका आंसर कंप्यूटर और टाइपराइटर के थ्रू उसको लिख सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, और इस तरह से भारत में और जो बोर्ड हैं, एजुकेशन बोर्ड हैं, तो जो स्पेशल बच्चे होते हैं, डिफरेंटली एबल स्टूडेंट होते हैं, तो उनको इस तरह की सुविधाएं देते हैं ताकि वो बच्चे भी अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से कर सकें।